यस मैम आप आ रही हाँ फरजाना ने आप सारे बच्चे जरा अनम्यूट करो, मुझे बताओ इस क्योंकि रिमेडी क्लासेस का तो कोई बच्चा है नहीं इसमें, तो मुझे बताओ बोन्स है हमारे पास, स्ट्रैंड्स पर रिविजन है और जॉइंट्स है, इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? मैं वो टॉपिक्स आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। मैम जॉइंट्स एक बार करवा दें तो ठीक होगा। जॉइंट्स, हाँ जॉइंट्स कर लेते हैं, हो गया। एनीबॉडी एल्स? दूसरा जॉइंट नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? जॉइंट करा, जॉइंट नहीं करा, चलो ठीक है। ये 3 नजर आ रही है जॉइंट्स वाली? यस मैम आ रही है। जी हाँ जो चीजें समझ आ रही हूँ बोरिंग हो बताते जाना बीच में, ठीक है? मैंने इसीलिए ऑप्शन रखी है म्यूट करके। अच्छा जी, फरजाना स्टार्ट करो रीड करना। Joint also known as an articulation is a connection between two or more bones in the body. Joints allow movement providing them to force. The term joint comes from the Latin word jointio, meaning joining, which is that it functions in making bones together. Good. अच्छा जी, ताबीर अनम्यूट करो, रीड करो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। Synarthrosis, diarthrosis, and pyarthrosis. So joint है anatomical joint is a junction between two bones और classification में वापस आ जाते हैं synarthrosis, diarthrosis and pyarthrosis. आर्थ्रोसिस का मतलब लैटिन में क्या होता है? जॉइंट, ठीक हो गया? Joint. अब आपके पास सिनार्थ्रोसिस है, डायर्थ्रोसिस है, एम्फिआर्थ्रोसिस है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जॉइंट्स कौन कौन से बॉडी में प्रेजेंट, मतलब बॉडी में किन किन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया? तो आपके पास सिनार्थ्रोसिस हो गया, डायर्थ्रोसिस और एम्फिआर्थ्रोसिस। अरूबा उस्मान अनम्यूट करो और आगे ब्रीफ करो। Synarthrosis, solid joints or joints without a cavity. These joints do not have a joint cavity and provide limited or no movement. They are further divided into fibrous joint and cartilaginous joint. ठीक हो गया? तलहा इसका क्या मतलब है? सिनार्थ्रोसिस क्या है? तलहा अनम्यूट करो। मैम सारे बच्चे रेडी हो, मैं किसी से भी कुछ भी पूछूंगी। जी जी मैम जिन जॉइंट्स में कैविटी नहीं होती जैसे सुचुरल जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स की बात कर रहे होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और इनमें ये movement वो बहुत ज्यादा वेरी गुड, ये वो जॉइंट्स हैं जिनमें जॉइंट कैविटी नहीं है, ये लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। दे फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, फिब्रिस जॉइंट्स एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फिब्रिस जॉइंट यहां पे आपको नजर आ रहा है कि स्कल के जो सूटर्स के बीच में जॉइंट्स है, ये फिब्रिस जॉइंट्स हैं। और फिर आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स की खास बात क्या है? ये सॉलिड जॉइंट्स हैं, इनमें कोई कैविटी नहीं है। आगे जब हम साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें पूरा कैप्सूल है, साइनोवियल फ्लूइड है, ठीक है? द जॉइंट कैविटी इज बेस्ड इन द साइनोवियल फ्लूइड, बट हियर दैट्स नॉट ट्रू, दीस आर सॉलिड जॉइंट्स, ठीक हो गया? एसएन बल्कि अनम्यूट करो और अगली स्लाइड करो। फिब्रिस जॉइंट्स क्या होते हैं? आई कांट हियर यू, आप म्यूट तो नहीं हो एसएन बल्कि? एहसन बल्कि कोई एहसन बल्कि को मैसेज करे कि वो अनम्यूट करे और जवाब दे। तो बाबा आप रीड करो, फिब्रिस जॉइंट्स क्या होते हैं? Fibrous joints are connected by dense connective tissue. They include sutures, syndesmosis, and lymphosis. अब हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जो सिनार्थ्रोसिस है उसमें दो तरह के जॉइंट्स हैं, फिब्रिस जॉइंट्स और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं। अब हम आगे पढ़ रहे हैं कि फिब्रिस जॉइंट्स की भी एक फर्दर क्लासिफिकेशन है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सूचर्स, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस, ठीक है? सूचर जॉइंट्स कौन से होते हैं? हमने पीछे भी देखा था, दे फाउंड इन द स्कल, दे अलाउ मिनिमल मूवमेंट इन इन्फेंट बट बिकम इमूवेबल विद एज, जैसे कि जो आपके हमने स्कल में देखे थे कोरोनल, लैम्बडॉइड और सजाइटस सूचर्स, ठीक हो गया? फिर हमारे पास कुछ सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स होते हैं। ये कौन सा बच्चा है जिसको मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही? मोहम्मद हसन कामरान। But I have accepted whoever it is. मेरे पास तो एक्सेप्टिंग वो आ ही नहीं रहे हैं। फिर हसन कामरान से पूछो तो क्या मसला हो रहा है, इसका वो नहीं हो रहा, जॉइन नहीं कर पा रहा। ओके, सिंडेस्मोसिस, बोन कनेक्टेड बाय लिगामेंट और इंटरऑसिस मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब कुछ जॉइंट्स हैं जिनके बीच में या तो लिगामेंट है या इंटरऑसिस मेम्ब्रेन है। याद है हमने पढ़ा था कि रेडियस और अल्ना के बीच में इंटरऑसिस मेम्ब्रेन है, आपकी लेग में फिबुला और टिबिया के बीच में इंटरऑसिस मेम्ब्रेन है। तो जो आपके सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स होते हैं इनके बीच में इंटरऑसिस मेम्ब्रेन होगी या एक लिगामेंट होगा। फिर कुछ जॉइंट्स होते हैं गोम्फोसिस जॉइंट, ये पेग और सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। जैसे पेग लगाते हैं हम कपड़े जब डालते हैं सुखाने के लिए, उसके ऊपर पेग लगाते हैं, बिल्कुल जितना पेग अपनी सॉकेट में बैठता है ना, बिल्कुल इस तरह से आप देखें तो दांत आपकी एल्वियोलर सॉकेट में बिल्कुल उस तरह से बैठे होते हैं। तो ये हमारे गोम्फोसिस जॉइंट्स होते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि गम से याद रख सकते हैं, गम से गोम्फोसिस जॉइंट याद रखना। तो जो फिब्रिस जॉइंट की बात करते हैं तीन तरह के जॉइंट्स, सूचर्स, गोम्फोसिस और सिंडेस्मोसिस। सूचर्स कौन से वाले थे? स्कल में कोरोनॉइड, लैम्बडॉइड सूचर्स। सिंडेस्मोसिस कौन से थे? जैसे रेडियस अल्ना के बीच में इंटरऑसिस मेम्ब्रेन से बना हुआ एक सूचर। और फिर गोम्फोसिस कौन से थे? वो गम से याद रखना, दांत वाले जॉइंट, ठीक हो गया? अब हम आगे चलते हैं सूचर्स पे। इस काल में होते हैं मिनिमल मूवमेंट अलाउ करते हैं। इन्फेंट्स में ये इमूवेबल हो जाते हैं एज के साथ साथ। भाई बच्चे के अंदर ये क्यों मूव करते हैं? आप एक बच्चे के यहाँ पे कॉर्डिनल को प्रेस करो, ऐसे ऐसे फील होगा कि वो मूव कर रहा है। क्यों बच्चों के अंदर ये जॉइंट मूव करते हैं? क्योंकि जब डिलीवरी के वक्त सर निकल रहा होता है वजाइनल कैविटी से, तो द हेड हैज टू अलाउ फॉर सम मूवमेंट, ताकि द हेड इज सो बिग, राइट? इफ बेबीज आर लिटरली द हेड इज एज बिग एज द स्टमक और हाफ ऑफ द बॉडी। सो इफ यू जस्ट इमेजिन इफ ऑल ऑफ द बॉडी कमिंग आउट ऑफ द मदर्स वजाइनल कैविटी, तो उस सर को स्पेस चाहिए होती है कि थोड़ी सी बोन्स ओवरफोल्ड हो जाए और सर आराम से डिलीवर हो सके। बट विद टाइम ये बोन्स फ्यूज हो जाती हैं।
We also use this timeline to check how old a baby is. So if you don't know how old a baby is and check which sutures have fused and which haven't, you can correlate that with the standard age and try to tell the baby's age without knowing it. So जो आपके underdeveloped areas होते हैं वहाँ पे this is a common way of knowing a baby's age very quickly. आगे चलते हैं syndesmosis joints. हमने कहा था ये कौन से रेडियस एल्ना के बीच में, tibia fibula के बीच में, क्योंकि उनके बीच में लिगामेंट या ड्रॉसेस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. Trigonophosis joint मैंने बताया था बिल्कुल पेरियन सॉकेट जॉइंट की तरह होता है और आप इसको गम से याद रख सकते हैं. Can we say that ossification complete नहीं हुई? Yes, but ऐसे बल्कि ossification is एक और तरह की चीज. देखो ये सूचर्स हैं, ये लाइंस हैं, ये आपस में मीट कर रहे हैं और समझो इनके बीच में कुदरती स्टेपल्स हैं. वो स्टेपल्स पहले मूव कर रही हैं, फिर टाइम मूव करना बंद हो जाती है, बिल्कुल फ्यूज हो जाती है. जैसे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स पड़ी थी ना, वोल्केनो वाली प्लेट्स थी जो थोड़ी सी मूवमेंट अलाउ करती थी, तो बचपन में ये मूवमेंट अलाउ होती है, फिर टाइम की मैच्योर होकर फ्यूज हो जाती है. हम इसको ऑसिफिकेशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि ऑसिफिकेशन जब होती है ना तो आपकी वो बोन मैच्योर हो जाती है. ऑसिफिकेशन कंप्लीट होने का मतलब है कि बोन मैच्योर हो गई है, ये और लंबी अब नहीं होगी और बड़ी अब नहीं होगी, राइट? तो वो उसकी इंटरनल मैच्योरेशन है जिसको ऑसिफिकेशन कह रहे हैं. दिस इज लिटरली जस्ट इमेजिन लाइक अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स ऑन योर हेड, दे आर लाइक फ्यूजिंग टुगेदर टू बिकम इमूवेबल विद टाइम. ठीक है क्या मैम? आई होप दैट. जी मैम कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ज्वाइन नहीं हो रहे वो. बेटे मेरे पास तो कोई भी वो नहीं आ रहा. फिर भी चेक कर लेती हूँ. मैंने पहले भी चेक किया था, वैसे हसन कामरान का आया हुआ तो नहीं था. मेरे पास सारी एडमिशन की ना वो आती हैं एक्सेप्टेंस के ऊपर आ जाती है कि अलाउ दीस पीपल, लेकिन अब मेरे पास कोई आई नहीं. कौन कह रहा है कि नहीं हो रहा? हसन कामरान तो मेरे पास आया ही नहीं है. एडमिशन वाला जो आता है ना वो छोटा सा नोटिफिकेशन का एडमिट लिस्ट करते हैं. बेटे कौन था मुझे कहा था कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं. मैम हसन था. हसन नहीं भाई, हसन नहीं आ रहा मेरे पास इनवाइट. मैम पता नहीं, वो कह रही कि वेट कर रहा हूँ, प्लीज मैम को बोलो कि हसन ने मैंने मैसेज भी किया है किसी को. ओके हम आगे चलते हैं. यार कोई हसन को समझाए. तो आप लोग के सालों के एडमिशन मेरे पास आए थे और हसन का नहीं आ रहा, मुझे पता है, समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रहा. तो मैंने टाइम लिमिट भी नहीं लगाई थी. हाउ टू मैं आज ये भी कौन मुझे बता रहा था हसन के बारे में, नाम बताना. यस मैम ज़ैनब. अच्छा मैम जैनब जी हसन से बात करो, उससे कहो मुझे से लिंक दोबारा भेजे, उसे क्लिक करके मुझे ना उस पे क्लिक करके चेक करें एडमिशन का वो जो मेरे पास ऑप्शन आएगा. ओके मैम. अरे वेटिंग आ रहा है, वेटिंग क्यों आ रहा है इसके पास? मीटिंग भी लॉक नहीं की हुई. जस्ट गिव मी अ मिनट. I think maybe it's because Hassan's trying on his phone. Using his phone. Try on मैम my लिंक laptop. प्रॉब्लम होगा क्योंकि काफी सारे मुझे लिंक से, तुमने मुझे लिंक से ज्वाइन किया है, मैं इसका लिंक को कॉपी करके भेजा. अच्छा जी पैक एंड सॉकेट जॉइंट्स में तो बोला ट्राई विद योर लैपटॉप. ओके जी पैक एंड सॉकेट जॉइंट्स पे चलते हैं वरना यही होता रहेगा. समवन जो अमंग्स यू नीड्स टू टेल हिम. तुम लोगों ने लैपटॉप से किया, फोन से किया हुआ? तुम सब बच्चों ने कहाँ से ज्वाइन किया हुआ? कौन से लैपटॉप को दोनों से हुआ है. ओके कंपोजिट जॉइंट्स पैक एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं टीथ इन द alveolar socket stabilized by the periodontal ligaments. आगे चलते. Now joints are united by means of hyaline cartilage, fibrocartilage. अब आपके पास cartilaginous joints है, ठीक है. यहाँ पे देखो ये आपकी epiphyseal plate है और किस चीज की बनी हुई है? हाइलाइन कार्टिलेज की. यहाँ पे देखो जॉइंट बिटवीन फर्स्ट रिब एंड स्टर्नम, ये आपकी फर्स्ट रिब है, ये स्टर्नम है, ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है और इमूवेबल है. अब ये आपकी वर्टेब्रास दिखाई है, वर्टेब्रास के बीच में भी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है और इमूवेबल है. ठीक हो गया. कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन से होते हैं? कार्टिलेजिनस जॉइंट्स आर कनेक्टेड बाय कार्टिलेज एंड आर डिवाइडेड इनटू स्किन कॉन्ड्रोसिस. देन वी हैव सिम्फिसिस. तो दो तरह के जॉइंट्स हो गए जो हम कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करेंगे. स्किन कॉन्ड्रोसिस और तो बोलेगा मैं आपको अनम्यूट रखो, तुम लोग क्या कर रहे हो? बातें करो साथ साथ वरना तो सोए पड़े होगे. कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन से होते हैं? स्किन कॉन्ड्रोसिस और राइट स्टॉप सिम्फिसिस. फरजाना ताबीर तरह अरूबा तो वापस में क्या ज़ैनब एहसन स्टॉप. These joints are connected by cartilage and are divided into synchondrosis. Synchondrosis primary cartilaginous joints होते हैं. They composed of hyaline cartilage and a temporary joint that ossify with age. ये वो वाली ossification की बात हो रही है, ऐसे पूछ रहा था. Example epiphyseal plates and costochondral joints of ribs 1 to 7. जिन्होंने आपको epiphyseal plate दिखाई दी है, मैंने यहाँ पे दिखाया था कि ये देखो यहाँ पे ये temporary hyaline cartilage होती है जो age के साथ mature हो जाती है. And then we have the joints of ribs 1 to 7 which also have a cartilage present. ठीक हो गया. Moving on, we have symphysis joints. Now these are secondary cartilaginous joints. So बाबा unmute करो, जल्दी से read करो. Made of fibrocartilage, they persist throughout life. For example, pubic symphysis, intervertebral discs, Manubrious sternal joint. आगे. Case of symphysis joints, these joints remain functional throughout life but may degenerate with age, leading to conditions like disc herniation or reduced flexibility. Okay.
These joints remain functional throughout life but degenerate with age, leading to conditions like disc herniation or reduced flexibility. अब इन joints की खास बात क्या है कि इनके बीच में फिब्रोकार्टिलेज है, ये पूरी जिंदगी फिब्रोकार्टिलेज रहती है बीच में, और क्योंकि पूरी जिंदगी इसमें फिब्रोकार्टिलेज होती है, तो जो भी डीजेनरेटिव डिजीजेस होते हैं ना, जैसे आर्थराइटिस, आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, या कोई एज की वजह से डीजेनरेशन हो रही है, वो इस कार्टिलेज को अफेक्ट करती है, क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी वहां पे फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट है। अब जैसे आपकी ये डीजेनरेशन होगी, तो जब आपकी ये कार्टिलेज की डीजेनरेशन होगी तो क्या होगा, वो यहाँ साइड से बल्ज करती है, इसको हम डिस्क हर्निएशन कहते हैं। फिब्रोकार्टिलेज की डिस्क जब साइड से बल्ज करती है, हर्निएट करती है, तो जो ऊपर और नीचे से, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हसन हैज जॉइंड, तो फिर जो ऊपर और नीचे से आपकी नर्व्स निकल रही होती है ना, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही होती हैं, वो कंप्रेस होती हैं। सॉरी गाइस, दूसरी साइड पे चली गई हूं मैं, यहाँ पर हूं, ठीक है। हाँ जी बोलो, कौन बोल रहा है? ये जो बल्ज होती हैं कार्टिलेज, ये डॉर्सल जी। सरफेस की तरफ होती है या फिर वेंट्रल सरफेस की तरफ? दोनों साइड पे हो सकती है, मैं इस पे दिखाती हूँ, ये देखो, ये बहुत कॉमन होता है और इसकी वजह से आपको शैटिका बहुत कॉमन होता है। ये देखो, ये नॉर्मल डिस्क है, ये डीजेनरेटिव डिस्क ऐसा ऐसा खराब हो रही है, अब ये बल्ज हो रही है, ये हर्निएट हो रही है। अब ये किस साइड पे हो रही है, डॉर्सल या वेंट्रल? डॉर्सल सरफेस। ये अभी तो डॉर्सल हो रही है, लेकिन जरूरी में नहीं है, मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि जरूरी है कि डॉर्सल साइड पे ही होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उल्टी साइड पे हो रही है, ठीक है, तो ये इस तरह से बल्ज करती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस के बीच में जो जॉइंट होता है, वो भी कौन सा होता है? अच्छा देखो, मैंने इसको हसन को लाउंड में किया, लेकिन ये खुद ही हो गया, ऐसा मतलब है कि अपना खुद के रूल्स चल रहे हैं। These joints remain functional throughout life but may degenerate with age, leading to conditions like disc herniation and reduced flexibility. आगे चलते हैं। अब हमारे पास समरी है प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की। प्राइमरी कार्टिलेज, अब इन दोनों को तन्हा पढ़ो, इसको रीड करो, अनम्यूट करो और रीड करो। Summary: primary cartilaginous joints and secondary cartilaginous joints. In primary cartilaginous joints, bones are connected by hyaline cartilage, while in secondary cartilaginous joints, bones are covered by hyaline cartilage and connected by fibrous cartilage. Primary cartilaginous joints are immovable, while secondary cartilaginous joints are slightly movable. Primary cartilaginous joints disappear with age, and secondary cartilaginous joints do not disappear with age and persist throughout life. Primary cartilaginous joints rarely occurs in midline. Secondary cartilaginous joints always occur in midline. अब देखो, ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स तुम्हारी मिड लाइन में हो रहे हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड वाली जगह मिड लाइन में हो रहे हैं, ये आपकी प्यूबिक सिम्फिसिस मिड लाइन ऑफ बॉडी में है। लेकिन अब देखो, जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, ये मिड लाइन में नहीं है, ये आपकी मीडियल और लैटरल साइड पे है ऑफ द स्टर्नम, फिर तुम्हारी ह्यूमरस की प्रॉक्सिमल पार्ट में है, ठीक है। समझ आ रही है ये बात? सूचर्स जो थे वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट थे, वो फ्यूज हो रहे थे, ठीक है। लेकिन आपके सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो है वो फ्यूज नहीं हो रहे। प्यूबिक सिम्फिसिस किसी भी एजेड बॉडी में उठा के देखोगे तो आपको वहां पे कार्टिलेज ही मिलेगी। वर्टिब्रा की कोई भी एज के पर्सन की वर्टिब्रा देखोगे तो कार्टिलेज होगी वहां पे, इसलिए तो वो डीजेनरेट भी हो रही है। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब हम चलते हैं डायआर्थरोसिस जॉइंट पे। अभी तक किसी बच्चे को समझ नहीं आ रही है तो मैं चैट देख लेती हूँ, यू गाइस कैन आस्क इफ यू वांट। ओके, आगे चलते हैं। Sutures, syndesmosis, compsognosis, cartilaginous, summary, diarthrosis. Diarthrosis में आपके पास cavitated joints हैं और synovial joints हैं, ठीक है। अब इनमें खास बात क्या है? These joints allow free movement and contain a joint cavity. भाई free movement allow भी तब होगी ना जब आपके पास cavity होगी कहीं पे, तभी तो वो पूरी तरह से move कर सकेंगी दो surfaces against each other, right? अगर मैं उनको gliding या immovable बनाऊंगी तो पूरी सारी movements नहीं दे सकेंगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ flexion extension दे देंगी, और ज्यादातर जिसपे cartilaginous joint होंगी वो तो immovable होंगी, ठीक है। मगर अगर हम कुछ movement, जैसे हमारे पास जो रेडियस और अल्ना के बीच में joints था, वो रेडियस अल्ना को allow करती है अपने ऊपर overturn करने के लिए। रेडियस overturns on the ulna, supination and pronation, right? So it is immovable but also movable, थोड़ा सा समझ आ रही है साथ साथ। डायआर्थरोसिस में क्योंकि कैविटी होती है और जिन जॉइंट्स जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो पूरी सर्कमडक्शन अलाउ करते हैं, जैसे मेरा बाजू पूरा हिल सकता है, मेरी जो थाई है वो मेरे ह्यूमरस कह रही हूं, फीमर के जॉइंट की, फीमर की वजह से जो फीमर का हेड है वो जब एसिटाबुलम ऑफ हिप में पूरा आर्टिकुलेट करता है तो सारी मूवमेंट्स को अलाउ करता है, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट्स के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक इनके पास आर्टिकुलेट कार्टिलेज होती है, एक फिब्रस कैप्सूल होता है। आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहाँ पे होती है? अरूबा पढ़ो, अरूबा उस्मान, Yes, ma'am. बेटे पढ़ो, आर्टिकुलेट कार्टिलेज कहाँ पे होती है? Articulate cartilage covers joint of bone, covers joint of bones with lubrication, for example, behind cartilage, knees and shoulder joints. आगे Fibrous capsule encloses the joint and provides stability. For example, thickening the capsule in hip joint. ओके, कंपोनेंट। अब ये चीज तो समझ आ गई, आर्टिकुलेट कार्टिलेज किधर होती है? एंड ऑफ बोन्स होती है ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो। और फिब्रिस कैप्सूल क्या होता है? इट इनक्लोजेस द जॉइंट एंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। आगे चलते हैं, कंपोनेंट ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब ये लेवल, ये कौन सा बच्चा है जिसका नंबर आ रहा है 12, 10, 20, 25? मैम मैं हूँ क्या नाम है आपका बेटे? रोहित आप नहीं हो? यस मैम क्या नाम है आपका पूरा? रोहित रोहित नूरुलैन। नूरुल एन। यहाँ पे और कोई नया बच्चा या रिमीडियल बच्चा है तो प्लीज मुझे अपना नाम बता दे। कोई और नया बच्चा या रिमीडियल बच्चा नहीं है रोहित नूरुल एन के अलावा? Ma'am, मैं हूँ अरूबा उस्मान। आप दोनों सुबह वाली क्लास में भी थे, डॉक्टर गुजाला वाली? Yes, ma'am. और कोई नहीं था आप दोनों के अलावा? मैम मैं भी थी ज़ैनब डार। ज़ैनब डार, आप भी रिमीडियल क्लासेस वाली बच्ची हो? जी। आप तीनों के अलावा कोई नहीं था सुबह वाली क्लास में?
मैम थे 2 और स्टूडेंट थे बॉयज। अच्छा, उन दोनों को बता सकते हो कि उन्होंने ये वाली क्लास भी अटेंड करनी है अगर उनको अटेंडेंस चाहिए? हसन, कामरान, आवाज आ रही है ना मेरी? मुझे अलग से अगले पेज पे आ रहा है मेरे पास। मैम जॉइंट है वो। कौन 2 बच्चे ज्वाइन है? मैम एक ऐसा था और एक हसन था। हसन बेटा, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो, एक हसन था और कौन था? ऐसे एहसन बल्कि भी है और एक और लड़का था, वो नहीं आया, उमर गुल। नो मैम और तो कोई नहीं है ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, जैनब डाल के रीड करो कंपोनेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। Previous layer of periosteum, articular cartilage, synovial membrane, previous capsule, joint cavity, ligament, and अब ये the देखो other ये side. क्या है, अब ये आपको जॉइंट दिखा रहा है बेसिकली, ठीक है। गुड जैनब, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है जो हमने पढ़ा था कि बोन्स की एंड्स में है, और फिर हमें पता था कि जी फिब्रिस कैप्सूल होता है, ये देखो ऑल द वे पूरे जॉइंट को कवर कर रहा है। इसका पॉइंट क्या है कि अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन का पॉइंट क्या है कि अंदर एक ये आपको लाइट ग्रीन कलर का फ्लूइड नजर आ रहा है। ये फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन कम कराता है। दो अपोजिंग सर्फेसेस जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, उसको कुदरत ने कम करने के लिए फ्लूइड बनाया है। और उसके बाद हमारे पास ढेर सारे लिगामेंट हैं। नी जॉइंट पढ़ेंगे तुम लोग पागल हो जाओगे, मुझे लगता है तुमको 13-14 लिगामेंट है जो याद करने पड़ते हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या होती है? इट लाइंस द कैप्सूल एंड सिक्रीट्स साइनोवियल फ्लूइड। कुछ भी नहीं है, 2 बोन्स हैं, बोन के एंड में आर्टिकुलर कार्टिलेज है, उसको रैप किया हुआ है साइनोवियल मेम्ब्रेन ने, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है ताकि बोन्स में फ्रिक्शन कम हो। साइनोवियल फ्लूइड क्यों होता है? लुब्रिकेट्स टू रिड्यूस जॉइंट फ्रिक्शन। आर्टिकुलर डिस्क क्या होती है? आर्टिकुलर डिस्क आर मेनिस्काई, हम आगे देखेंगे। दे फाउंड इन सम जॉइंट्स, स्पेशली नी जॉइंट में है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स में है। क्यों? ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। नी जॉइंट को सबसे ज्यादा इंपैक्ट वाली एक्टिविटीज में शॉक मिलता है, जैसे स्किपिंग है, रनिंग है, ठीक है। उसके शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कुदरत ने हमें मेनिस्काई दिए हुए। मेनिस्काई लाइक दी क्रेसेंट शेप। अच्छा, बेसिकली टिबिया के ऊपर याद है कि 2 कॉन्डाइल्स थे, ठीक है। टिबिया को अगर मैं सीधा रखूं तो ऊपर 2 कॉन्डाइल्स थे, ठीक है। और टिबिया के ऊपर आर्टिकुलेट करे थे उन कॉन्डाइल्स में फीमर के एक्सटेंडेड जो टिबियल प्लेटोस थे ऐसे ऐसे करके, उसके अंदर फीमर के कॉन्डाइल्स प्रेजेंट थे। याद है किसी को? कि बच्चे को याद है भाई? कोई Yes, बताएगा ma'am. मुझे? अब उसका यहाँ पे देखते हैं, टिबियल प्लेटोस एंड फीमोरल कॉन्डाइल्स। उन कॉन्डाइल्स के अंदर अभी देखना एक स्पेस क्रिएट होती है और उसके अंदर बैठे होते हैं ये आपके मेनिस्काई। ये देखो, ये फीमोरल कॉन्डाइल्स है, ये टिबियल प्लेटो है, और ये पिंक कलर की जो क्रेसेंट आपको मून लाइट पिंक कलर की कार्टिलेज नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये मेनिस्काइज होते हैं, ठीक है। ये कुछ जॉइंट्स में होते हैं और इनका काम होता है शॉक एब्जॉर्ब करना। क्या फंक्शन है आर्टिकुलर डिस्क का? जॉइंट कॉन्ग्रुएंसी इंप्रूव होती है। कॉन्ग्रुएंसी याद है, एग्जैक्ट 2 ट्रायंगल्स होते थे मिरर शेप के, तो हम उनको कहते थे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, एक दूसरे के जैसे हैं बिल्कुल मिरर शेप। तो जॉइंट को एक दूसरे के साथ रख के एक दूसरे की तरह मूव कराने का मतलब होता है कि आप उसकी कॉन्ग्रुएंसी इंप्रूव कर रहे हो, उसकी मेंटेन कर रहे हो सिमेट्री एक जगह पे। बीच के जो गैप्स हैं जिससे वो मिरर इमेज नहीं बन पा रहा, आप उसको हेल्प कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड वर्ड्स व्हेन यू लर्न anatomy will help clear concepts a lot. It absorbs compressive forces, क्योंकि वो कार्टिलेज है मेनिस्काई, वो थोड़ी मोटी सी है। वो आर्टिकुलर डिस्क काफी compressive forces absorb करती है, साइनोवियल फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूट करती है, स्मूथ मूवमेंट को अलाउ कर रही है। मेनिस्काई क्या है? क्रेसेंट शेप फिब्रोकार्टिलेजियन स्ट्रक्चर्स जो कि ओवरऑल जॉइंट स्टेबिलिटी को एनहांस कर रहे हैं। मीडियल और लैटरल मेनिस्काई क्यों है कि भाई मीडियल और लैटरल प्लेटोस के ऊपर जो आपके टिबियल प्लेटोस के ऊपर मेनिस्काई पड़े हुए, एक मीडियल एक लैटरल है, तो उनका नाम हम लोगों ने एनाटॉमिस्ट ने मीडियल लैटरल लिख दिया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लैब्रा क्या होते हैं? दीज आर रिंग लाइक फिब्रोकार्टिलेजियन स्ट्रक्चर्स दैट डीपन सॉकेट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपके पास वो वाला जॉइंट क्या है जो अभी मैंने बात की थी कि एसिटाबुलम के हेड, एसिटाबुलम के अंदर कौन सा हेड पड़ा हुआ था? फीमर का हेड, एसिटाबुलम एंड फीमर। और हमने एसिटाबुलम को क्या कहा था कि एसिटाबुलम का मतलब होता है ग्रीक में विनेगर कप, राइट। विनेगर कप की शेप का होता है एसिटाबुलम। तो उसकी जॉइंट कैविटी को डीपन करने के लिए और गहरा और सर्कुलर बनाने के लिए ये देखो कुदरत ने क्या किया है कि उसके अंदर एक लैब्रम प्लेस कर दिया है। इस लैब्रम का क्या काम है कि ये फीमर के हेड को और सर्कुलर सी गहराई प्रोवाइड कर रहा है जिसमें वो ज्यादा अच्छी तरह मूव कर सके। सबको ये बात समझ आ रही है? So the labra Yes, are ma'am. like ring-like fibrocartilaginous structures that deepen sockets and ball and socket joints. अभी glenoid labyrinth कहाँ present है? Shoulder में present है, glenohumeral joint पे याद है कि scapula के end में जो glenoid की cavity थी जो किसी को नहीं आती थी वाइवा में by the way, और उसके साथ जो आपका humerus का head articulate कर रहा था, तो उसके अंदर भी कुदरत ने एक labrum सा place किया हुआ है ताकि अच्छा सा एक उसको जगह मिल जाए घूमने की, समझ आए? अभी तो उसी तरह acetabular labrum and मैं आपको लोग को दिखा चुकी हूँ, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, भाई ये चीज याद रखो। अगर कुदरत ने साइनोवियल जॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट सी है कि भाई उसकी कैप्सूल है, उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन है, अंदर फ्लूइड है, फ्रिक्शन रिड्यूस हो रहा है, तो इस सारे से क्या होगा? उसको बहुत सारी मूवमेंट्स की परमिशन मिल जाएगी। और इसी तरह तुम देखोगे कि इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट भी है, एंगुलर मूवमेंट भी है, रोटेटरी मूवमेंट भी है, लॉल सर्कमडक्शन मूवमेंट भी है, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स हमने कब पढ़ी थी? हमने टर्म्स ऑफ पोजीशन पढ़ी थी। कोई बच्चा है यहाँ पे जो नए बच्चों में से जिनको टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स नहीं आती? कोई भी बच्चा है, देयर इज नथिंग टू बी एम्बैरेस्ड अबाउट, ठीक है। सबको आती है, ठीक है। तो आपकी जितनी भी ये ग्लाइडिंग मूवमेंट थी, ग्लाइडिंग मूवमेंट का क्या था? जितना पेड़ वो हवा में आपका पेन ग्लाइड करता है ना, इस तरह आपकी कुछ ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है। हाथ में ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं। ये मैं आई एम ग्लाइडिंग माय हैंड टू दिस इज लाइक रेडियल डिविएशन एंड अल्नर डिविएशन, राइट। दिस इज लाइक ग्लाइडिंग मूवमेंट। देन पैर में इंटरटार्सल जॉइंट्स में भी आपकी जो
इन्वर्जन थी, वो क्या थी? ग्लाइड मूवमेंट। फिर एंगुलर मूवमेंट है। फ्लेक्शन क्या है? जब दो बोन्स एक दूसरे के करीब आती है, एंगल रिड्यूस करती है, फ्लेक्शन। जब दो बोन्स एक दूसरे से दूर जाती है, एंगल इंक्रीज होता है, एक्सटेंशन। तो ये आपकी एंगुलर मूवमेंट है। फिर रोटेटरी मूवमेंट है, रोटेटरी मूवमेंट ऑफ द हेड एंड देन अटलांटो एक्सियल जॉइंट, दीस आर ऑल रोटेटरी मूवमेंट्स, राइट? सर्कमडक्शन क्या है? पूरा फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन, ठीक है? याद है फैबिया मैंने एक निमोनिक सिखाया था, सारे बच्चे सोने लगता है। अब हम जॉइंट्स पे आ जाते हैं। जॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से थे? डायआर्थरोसिस, एम्फिआर्थरोसिस, सिनआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस हमने पढ़ा था भाई कोई मूवमेंट नहीं है, ये वो सूचर्स वाले जॉइंट्स है जो वक्त के साथ फ्यूज हो जाते हैं और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। हमने और क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था दांत है भाई, देख दांत में इन्होंने थोड़ी सी दी है कि नहीं दी? नहीं दी। दांत हमारे पैग एंड सॉकेट जॉइंट्स थे, राइट? बॉम्फोसिस, उनमें भी मूवमेंट नहीं थी। फिर एम्फिआर्थरोसिस थे जो सेमी मूवेबल है, और फिर डायआर्थरोसिस है जो फ्रीली मूव है। फ्रीली मूवेबल हमने अभी पढ़ा है कि ये वो कैविटी वाले जॉइंट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इनमें सब कुछ है। हिप्स में होते हैं, शोल्डर्स में होते हैं। हिप में क्या हो रहा है? फीमेल एस्टैबुलम के अंदर पूरी सारी मूवमेंट कर रहा है, बॉल एंड सॉकेट बना रहा है। और शोल्डर में ग्लैंड, आपकी जो ह्यूमरस का हेड है वो स्कैपुला के ग्लैंडर के साथ मूवमेंट कर रहा है, पूरी सारी मूवमेंट कर रहा है, सर्कमडक्शन भी कर रहा है। एलिप्सॉइड जॉइंट कहां पे है? रिस्ट में। रिस्ट में आपके पास एलिप्सॉइड जॉइंट बनता है और इसीलिए आपको यहाँ पे भी सर्कमडक्शन मिलती है। और रिमेंबर कि रिस्ट में, किसी को रिस्ट का जॉइंट याद है? मैंने वाइवा में पूछा था लेकिन कम बच्चों को आता था। यहाँ पे रिस्ट जॉइंट में भी यू शुड नो ये सारी मूवमेंट्स हो रही है। मजे की बात ये है कि ऑलवेज रिमेंबर अल्लाह डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती, यहाँ पे ट्रायंगुलर डिस्क होती है जो रिस्ट जॉइंट में पार्टिसिपेट करती है। अब ये जो जॉइंट है वो कह रहा है इसको कि ये एलिप्सॉइड जॉइंट है और इसकी वजह से हमारी कुदरत में हाथ, द हैंड कैन डू सर्कमडक्शन। देन वी हैव हिंज जॉइंट्स इन नी एंड एल्बो। बिल्कुल जिस तरह दरवाजे का एक हिंज होता है इस तरह मेरी एल्बो मूव करती है, मेरा नी भी उसी तरह मूव करता है। रिमेंबर वन थिंग कि जब हम घुटने की बात करते हैं तो पीछे से एंगल, जब जब हमारी पैर पीछे जाती है तो हम उसको फ्लेक्शन कहते हैं, इवन तो वहां पे एंगल डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एंगल किसी के बीच में डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इमेजिन करें तो आपकी फीमर और नीचे से ट्रिया और फिबुला, लेकिन अगर तुम आगे से कहोगे वेंट्रली देखो तो फिर तुम कहोगे एंगल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फ्लेक्शन कह रहे हैं। जब हम घुटने की बात करते हैं तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन उल्टी इसकी हो जाती है कि जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो आपके लोअर लिम्स में एक रोटेशन होती है, उसकी वजह से वेंट्रल और डॉर्सल आपके जो लेग का पार्ट है उसका घूम जाता है, तो इसके पीछे फ्लेक्शन होती है और आगे एक्सटेंशन होती है। जब घुटने की बात करते हैं, लेकिन जब हाथ की बात करते हैं तो हमारी आगे फ्लेक्शन है और पीछे एक्सटेंशन है। आई रियली होप दैट कॉन्सेप्ट वाज क्लियर। अच्छा जी, हिंज जॉइंट कर लिया। अब फ्लैट जॉइंट, रिस्ट में आपके पास फ्लैट जॉइंट भी है और एलिप्सॉइड जॉइंट भी है। सैडल जॉइंट, थंब में आपके पास सैडल जॉइंट होता है, इसीलिए आपकी थंब में भी एक्सटेंशन अलाउड होती है, ठीक है? अच्छा जी, पिवट जॉइंट, एक्सियल रोटेशन, रेडियो अल्नर, ठीक है? रेडियस और अल्ना के बीच में आपकी एक्सियल रोटेशन, ये जो आपकी प्रोनेशन और सुपरनेशन होती है, ये एक्सियल रोटेशन की वजह से हो रही है, ठीक है? एनी कंफ्यूजन अप टिल नाउ गाइस? जॉइंट्स में तीन तरह के जॉइंट्स, ठीक है? डायआर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल, एम्फीआर्थरोसिस एम्फी से याद रखो, हमने एम्फी एनिमल्स पढ़े थे ना, एम्फी मैमल्स जो कि ठंड में भी रह सकते थे, गर्मी में भी रह सकते थे। एम्फी से याद रखो कि भाई सेमी मूवेबल है, दोनों चीजें कर सकते हैं, ठीक है? और स्पिनआर्थरोसिस वो थे जो कोई मूवमेंट नहीं कर सकते थे। एनी कंफ्यूजन अप टिल हियर? मूविंग ऑन टू, if anyone stuck here they can tell me. Classification of synovial joint, पहले हमने की मूवमेंट पे, फिर हमने की टाइप ऑफ जॉइंट पे, अब हम करें बेस्ड ऑन synovial joints। अगर हम synovial joints की ही बात करें तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के जॉइंट्स हैं, सिंपल जॉइंट्स, कंपाउंड जॉइंट्स और कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स। सिंपल जॉइंट वो है जिसमें दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं, जैसे कि इंटरफैलेंजल जॉइंट्स, जो हाथ के अंदर फिंगर्स के अंदर इंटरफैलेंजल जॉइंट्स थे, वो सिंपल जॉइंट्स हैं, जिनमें दो बोन्स आर्टिकुलेट कर रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है? Is anyone sleeping here? How do I check? Compound joints, No. अगली क्लास में सबके कैमरा ऑन कराऊंगी। Compound joint, more than two bones involved. Example, elbow joint involving the humerus, radius and ulna. अब elbow joint में तीन joints हैं, आपकी फोर आर्म में रेडियस अल्ना है और आर्म में ह्यूमरस है, तो दिस क्रिएट्स अ कंपाउंड जॉइंट। नाउ वी हैव कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स, दे कंटेन एडिशनल स्ट्रक्चर्स लाइक मेनिस्काई और डिस्क, जैसे कि नी जॉइंट और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, हमने अभी मेनिस्काई और लैब्रम पढ़े। क्लासिफिकेशन मैम अकॉर्डिंग जी, हिप जॉइंट जो है उसको कंपाउंड जॉइंट कहेंगे, हिप क्योंकि जॉइंट को उसमें बेटे, एसिटिबुलम होता है, उसमें बोन्स फ्यूज कर रही होती है ना, फ्यूज करके। लेकिन हिप जॉइंट के अंदर याद है लैब्रम भी था यस मैम, हाँ और ठीक है, बहुत सारे राइट, लिगामेंट्स भी हैं, तो तुम उसको कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स में लिखोगे, ओके। ठीक है? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, सिंपल जॉइंट है, कंपाउंड जॉइंट है, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है। बेस्ड ऑन ये हमने एक कर ली कि कितनी जॉइंट बोन्स इन्वॉल्व है, लैब्रम मेनिस्का है और नहीं है, तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कर लिया। अभी बहुत तरह की क्लासिफिकेशन है, वो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे, भाई कितनी मूवमेंट है उस जॉइंट के अंदर, उसके हिसाब से क्लासिफाई कर लेते हैं। यूनी एक्सियल मतलब सिर्फ एक एक्सिस में मूवमेंट हो रही है, ये कौन सी जॉइंट है? हिंज जॉइंट एट द एल्बो, जिसमें से फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही है। पिवट जॉइंट एट द रेडियो अल्नर जॉइंट, जिसमें से सुपीनेशन और प्रोनेशन हो रही है। बाई एक्सियल जॉइंट, दो एक्सिस, जब मैं एक्सिस की बात करती हूँ, एक्स वाई याद है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और फिर अगर हम 3D में देखें तो पीछे की तरफ एक जी एक्सिस है। तो यूनी एक्सियल वो है कि जिसमें से एक्स एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। बाई एक्सियल जॉइंट वो जिसमें एक्स एक्सिस में भी हो रही है, वाई एक्सिस में भी हो रही है। मल्टी एक्सियल जॉइंट वो है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, क्योंकि इसमें सर्कमडक्शन हो रही होती है, ठीक है? ये मेरे हाथ, ये मेरे आर्म की पूरी सर्कमडक्शन है, और मैं अगर अपनी थाई की करूँ तो फीमर एस्टैबुलम में घूमेगा और वो भी सर्कमडक्शन करेगा। सर्कमडक्शन क्या होती है? फैबिया से याद रखना, फ्लेक्शन, एडक्शन, तो मुझे बताएगा, फ्लेक्शन, एबडक्शन, abduction, आगे extension एक्सटेंशन और and एडक्शन, adduction. ठीक है? और रिमेंबर दिस निमोनिक, फैबिया, ठीक है? आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन शेप ऑफ, अच्छा जी, हमने पहले कहा कितनी बोन्स इन्वॉल्व थी, इसको मैम, देखना हमने। जी बेटे, मैम बायएक्सियल में आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें कि एक्सिस में कैसे वो जॉइंट्स मूव करेंगे। movement in two planes, ellipsoid joint at the wrist
भाई रिस्ट आपकी ग्लाइडिंग मूवमेंट भी कर रही है, रेडियल डेविएशन भी हो रही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन भी हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको पिवट जॉइंट एलिप्सॉइड जॉइंट की तरह देखो तो यहाँ पे सर्कमडक्शन भी हो रही है, लेकिन फिर भी ये उतनी फ्रीडम वाली सर्कमडक्शन नहीं है जितनी मेरे बाजू और लेग की हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं, अब तुम्हें ये भी देखना है कि तुम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हिसाब से बात कर रही हो या बोन्स की आपस में घूमने की बात कर रही हो, राइट। अगर रिस्ट जॉइंट की तुम सिनआर्थ्रोसिस एम्फीआर्थ्रोसिस के हिसाब से बात करो तो ये रियली मूवेबल है, लेकिन अगर तुम बोन्स के हिसाब से बात करोगी तो तुम इसे क्या कहोगी, ये पीछे क्या पड़ा था, सिंपल जॉइंट था, कंपाउंड जॉइंट था, कॉम्प्लेक्स जॉइंट था। तो तुम कहोगी कि भाई एक तरह से तो ये फ्रीली मूवेबल है क्योंकि ये क्या कौन सा वाला था, सिना देखो हाँ, ये पीछे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे ये देखो सिनआर्थ्रोसिस कोई मूवमेंट नहीं है, डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवमेंट, एम्फीआर्थ्रोसिस सेमी मूवेबल। तो रिस्ट यहाँ पे क्या था, फ्रीली मूवेबल था। अगर कोई जॉइंट के हिसाब से बात करनी है तो ये डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। लेकिन अगर मैं साइनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर पे बेस करूँ तो तुम कहोगे कि इसमें रिस्ट जॉइंट में आपके पास कौन कौन सी बोन थी, मैंने दिखाई ना पिक्चर, रेडियस थी, स्कैफॉइड थी और ल्यूनेट थी और एक ल्यूनेट ट्रायंगुलर डिस्क थी। हाँ जी, ठीक है। तो ये एलिप्सॉइड जॉइंट बना रही थी, राइट। तो उन बोन के हिसाब से भी कहूंगी कि कंपाउंड जॉइंट में आती है क्योंकि कोई मेनिस्का या लैब्रम नहीं है। अब तुम पूछ रही हो मुझसे कि ये बायएक्सियल कैसे है। हम यूनिएक्सियल में भी तो देखेंगे एल्बो जॉइंट है और इसकी मूवमेंट भी 2 प्लेन्स में हो सकती है। नहीं बेटे, ये फ्लेक्शन है, ये एक्सटेंशन है। जब तुम इसको इधर और इधर मूव कर रही हो ना तो ये एल्बो Yes. की मूवमेंट नहीं है, ये तुम्हारे आर्म की ऊपर से मूवमेंट है। ये ऊपर से ह्यूमरस मूव कर रही है, तुम्हें ये वाली मूवमेंट मिल रही है। इसको एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन कहते हैं। ये मैम? एल्बो की मूवमेंट नहीं है। जी बेटे। मैम जो आपने अभी बताया ना रिस्ट में साथ में कार्टिलेज भी होता है ट्रायंगुलर, जी, तो उसकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स जॉइंट नहीं जॉइंट नहीं बनता। बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो वो क्लासिफिकेशन थी इसमें लिखा होता है कि जब मेनिस्का और लैब्रम प्रेजेंट होंगे तब हम उसको कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहेंगे, ठीक है। मैं फिर भी एक दफा चेक कर लूंगी कल। हाँ, देन आई होप योर क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। बायएक्सियल जॉइंट हम रिस्ट को कह रहे हैं, ठीक है। मल्टी एक्सियल जॉइंट्स हुए इजी, याद रखो मल्टी एक्सियल हुए जिससे सर्कमडक्शन हो रही है। आगे चलते हैं। बेस्ड ऑन शेप ऑफ, अब हमने क्या किया, पहले कहा कितनी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही है, मेनिस्का लैब्रम है या नहीं, फिर हमने कहा किस एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि आर्टिकुलेटिंग सरफेस की शेप से बताओ। ये वो वाला है जो हमने यहाँ पढ़ा था, ये शेप से याद रखना। एक बॉल एंड सॉकेट है, वो कहाँ है, हिप और शोल्डर्स में। एलिप्सॉइड है रिस्ट में, हिंज है नी और एल्बो में, फ्लैट जॉइंट है रिस्ट में। रिस्ट वाले को हम वो भी कहते हैं, एलिप्सॉइड भी कहते हैं कभी कभी, ठीक है। ये देखो, एलिप्सॉइड जॉइंट जो है उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन रिडक्शन एबडक्शन सर्कमडक्शन हो रही है, और जो फ्लैट जॉइंट है उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एक्सियल रोटेशन हो रही है। तो मुझे बताएगा रिस्ट में कहाँ पे एलिप्सॉइड जॉइंट पड़ा था, क्लास के एंड वाला कुछ नहीं, सारे बच्चे सो रहे हैं। सैडल जॉइंट कहाँ पे था, मैम वो जो कार्पल में था एक थिंग। हाँ जी बिल्कुल, हमने अभी पढ़ा था कि जिस की पिक्चर देख रही थी तो हमने कहा था कि जो ये रेडियस ऑफ कैपिटल जॉइंट और ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है इसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं, ठीक है। सैडल सैडल जॉइंट थंब में है, सैडल जॉइंट थंब में है, पहला थंब में, ठीक है। तो वही वाली क्लासिफिकेशन दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रही है। प्लेन जॉइंट्स हैं, हिंज जॉइंट्स हैं, पिवट जॉइंट्स हैं, बाइकॉन्डाइलर जॉइंट से कंफ्यूज नहीं होना। बाइकॉन्डाइलर का मतलब सिर्फ ये कि दो कॉन्डाइल्स आपस में मिलकर एक जॉइंट डालो। टू कॉन्वेक्स कॉन्डाइल्स आर्टिकुलेटिंग विद कॉन्केव सरफेस, जब कॉन्डाइल होगी तो उसकी कॉन्वेक्स कॉन्केव सरफेस होगी, किसी को कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। फिर एलिप्सॉइड जॉइंट्स है, एलिप्सॉइड विद इट्स नेम गिव्स अवे कि ओवल शेप कॉन्वेक्स सरफेस है। जहां पे ओवल या कॉन्डाइल या सर्कुलर शेप्स आएंगी वहां पे हमारे पास कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेसेस आएंगी, जिसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उसने बोला है कि सेलर सैटेलाइट जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर। देखो प्लेन जॉइंट्स हैं, ठीक है, ये कहाँ पे, जैसे एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट, तुम्हारा जो एक्रोमियो था और एक्रोमियो स्कैपुला और क्लैविकल थी, उसके बीच में एक एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट बना था, राइट गाइस। हिंज जॉइंट्स कहाँ है, हमने पढ़ा है नी और एल्बो में। पिवट जॉइंट्स कौन से हैं, जो रोटेशन मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे रेडियो अल्नर जॉइंट। बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स कहाँ पे हैं, कॉन्डाइल्स कहाँ पे थे गाइस, टिबिया के ऊपर कॉन्डाइल्स थे ना। यस मैम। नी जॉइंट फीमर है नी जॉइंट हो गया, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट हो गया। अब देखो उस क्लासिफिकेशन में नी कॉम्प्लेक्स जॉइंट था, मल्टी एक्सियल जॉइंट था, और अब यहाँ पे बाइकॉन्डाइलर जॉइंट बन गया, ठीक है। एक ही चीज डिफरेंट क्लासिफिकेशन में डिफरेंटली लिखी जा रही है, डिपेंडिंग ऑन बोन्स एक क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक और क्लासिफिकेशन है, डिपेंडिंग ऑन शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस अलग क्लासिफिकेशन। अगर समझ के पढ़ोगे तो कोई टेंशन नहीं। एलिप्सॉइड जॉइंट कहाँ पे है, रिस्ट जॉइंट में, अभी हमने पढ़ा था कि रिस्ट जॉइंट में, और मेटाकार्पोफैरिंजियल जॉइंट में। कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, कार्पल बोन कौन सी, स्कैफोइड यूनिट वाली, ठीक है। और मेटाकार्पल कौन सी, जिसके आगे जो आपकी लॉन्ग बोन थी जो यहाँ पे थी, मेटाकार्पल। तो कार्पल्स और मेटाकार्पल के बीच में जो था वो भी एलिप्सॉइड जॉइंट है, बस ये बोल रहे हैं, ठीक है। सेलेट आर्टरी जॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि थंब में है और इसी वजह से थंब मजे से सर्कमडक्शन देता है। स्फेरॉइडल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि ये हिप और शोल्डर जॉइंट है, ठीक हो गया। एनी कंफ्यूजन ऑफ हियर, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी है। प्लेन जॉइंट की आर्टिकुलर सर्फेसेस मोर और लेस फ्लैट होती हैं, वो कहाँ कहाँ नजर आ रही है। एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट में, ये देखो ये एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट है, ये बिल्कुल ऐसे है, प्लेन जॉइंट है, इसको देखो। फिर उसने प्लेन जॉइंट जो है वो कार्पल बोन से आपस में जो जॉइंट्स है उनको प्लेन जॉइंट कहा है। जाइगोफिजियल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट, ये टार्सल्स के अंदर इंटरटार्सल जॉइंट, इंटरकार्पल जॉइंट। रिमेंबर, नॉट कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट, not these carpometacarpal joints. These we just studied were ellipsoid, right? We're talking about the carpals within themselves. Those intercarpals and intertarsals within themselves are creating plane joint, right? अब हम पिवट जॉइंट्स देख लेते हैं। पिवट जॉइंट जो है वो एक पिवट एक्सिस की तरह, पूछो फिर इसमें बहुत देना आपको, मैं कह रही हूं कि जॉइंट की बात किया गया, दोबारा पूछो, कोई गाना मुझे समझ नहीं आ रही सवाल। फिर इसमें बॉन्ड एलिमेंट्स क्या फॉर्म वगैरह इनके अंदर जॉइंट आपकी बात कर रहे हैं।
not स्कैफोल्ड between यूनिट the के आपस में, ये जो इनकी आपस में जॉइंट है वो इंटरकार्पल बनेगा, लेकिन स्कैफोल्ड यूनिट का रेडियस के साथ रिस्ट जॉइंट बनेगा, वो एलिप्सॉइड कहते हैं उसको। और इनका आगे जो अगली रो में तुम्हारे पास जो ट्राइक्वेट्रम ट्राइपेजॉइड वगैरह पड़ी थी, कैपिटेट, हैमेट, अब मुझे याद नहीं है दूसरी रो वाली बोन्स, जो दूसरी रो वाली बोन्स आपकी मेटाकार्पल के साथ आर्टिकुलेट कर रही थी, वो कौन सा जॉइंट है? प्लेन जॉइंट। फरजाना समझ आई है? जी बेटे पूछे। पिछली स्लाइड खोलें एक बार। हाँ जी, इसमें जो थंब की जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, इसको हम प्लेन जॉइंट तो नहीं बोलेंगे, इसको हम सैडल जॉइंट बोलेंगे ना। हाँ, हम का जो ये कार्पोमेटाकार्पल है, ये सैडल जॉइंट है। ये घोड़े का जो सैडल होता है ना, जो उसके ऊपर घोड़े के ऊपर ऐसे रखते हैं सेलर की तरह, ये इस तरह बनता है और ये इसलिए पूरी सर्कमडक्शन इस तरह करके अलाउ करता है। ठीक है, अब ओके, हमने पिवट जॉइंट देखी है। पिवट जॉइंट के लिए ये देखो, बिल्कुल इस तरह से ये पिवट करता है, ये एटलिस और एक्सिस का आर्टिकुलेशन है, और बिल्कुल उसी तरह एटलांटो एक्सिस जॉइंट बनता है, ये बेचारा रेडियस और अल्ना। ठीक है, ये रेडियस बेचारी पूरी पूरी टर्नओवर हो जाती है अल्ना पे, जो इंफॉर्मेशन और सुपरनेशन करते हैं। हिंज जॉइंट देख लेते हैं। हिंज जॉइंट कहाँ पे? ये देखो, इसको देखो, ये हिंज जॉइंट है। हिंज बना रहा है, दरवाजे का हिंज नहीं होता, दरवाजा बंद होता है। ये कहाँ पे मिल रहा है तुम्हें? एल्बो में और घुटने में। ठीक है, यहाँ पे इसने और भी दिखाया है, टिबिया फिबुला और टार्सल्स के बीच में दिखाया हुआ है हिंज जॉइंट, लेकिन सबसे कॉमन इसकी एग्जांपल है एल्बो और घुटना। कॉन्डिलॉइड जॉइंट मैंने कहा था, घुटने में कॉन्डिलॉइड जॉइंट है, इसके बीच में मेनिस्काई भी है, लैब्रम भी है, और कॉन्डाइल गॉस इधर प्रेजेंट है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्ब करते हैं, इनके बीच में मेनिस्काई पड़े होते हैं। ठीक है, एलिप्सॉइड जॉइंट कहाँ पे थे? हाथ में थे, रिस्ट में थे। रेडियस, ट्रायंगुलर कार्टिलेज, स्कैफोइड यूनिट यहाँ पे, और कार्पो मेटाकार्पल यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे, ये देखो, इससे याद रखना है एलिप्सॉइड जॉइंट, ये एलिप्सॉइड जॉइंट बनाया है। ठीक हो गया। एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट भी जो है ना यहाँ पे आपके स्कल और एटलांटिस के बीच में, वो वाला भी कौन सा जॉइंट है? एलिप्सॉइड। लेकिन ना भी आ गया तो इट्स ओके, एक दो एग्जांपल्स काफी हैं लिखने के लिए। सैडल जॉइंट मैंने समझाया था, इसको देखो, कल आप ये सवाल पूछ रहे थे, ये इन्होंने दिखाया था। यहाँ पे थंब की साइड पे जो कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट है, वो बिल्कुल ऐसे घोड़े वाली कैविटी की तरह बनता है, इसको हम सैडल जॉइंट कहते हैं। ठीक है, आपका कैल्सियम क्यूबॉइडल जॉइंट भी, हाँ जी बोले। मैम समझ आ गई है। हाँ, कैल्सियम क्यूबॉइडल जॉइंट भी इस तरह बनता है, और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट भी इस तरह बनता है। ये सारे आपके सैडल जॉइंट, सैडल वैरायटी जॉइंट है। अगर डॉक्टर शाहिद का कितने लेक्चर दिया तो बहुत अच्छे से ये समझाते हैं कि जो तुम्हारा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है, ये सैडल टाइप वैरायटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिल्कुल सबसे कॉमन, सबसे आसान है। कहाँ है? एक हिप में है, एक शोल्डर में। फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ साइनोवियल जॉइंट, शेप एंड साइज ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस, जितनी अच्छी शेप उसके अंदर एक दूसरे में बैठेगी, उतनी कॉन्ग्रुएंसी मिलेगी, स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोनों सराउंडिंग मसल्स, एज ग्रेड के मसल्स, जब आर्थराइटिस होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो बुढ़ी आंटियों को, हम लोग को क्या कहते हैं भाई? फिजियोथेरेपी करें, एक्सरसाइज करें, लॉन्ग आवर्स स्टैंडिंग सिटिंग ना करें, वजन कम करें। क्यों? ताकि जो एज ग्रेड के जॉइंट को तो तुम डीजेनरेशन से नहीं रोक सकते, पेन किलर दे दोगे, एंटी इंफ्लेमेटरी दवाइयां दे दोगे, पैराडोल, एनएसएड दे दोगे, लेकिन कितना ही आप डीजेनरेटिव प्रोसेस को रोक सकते हैं। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह पे काम हो रहा है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम यू कांट रियली स्टॉप डीजेनरेटिव प्रोसेसेस इन degenerating joint, but what you can do is make the other support एक्स्ट्रा एफिशिएंट। तो मसल्स के लिए कहते हैं भाई डिहाइड्रेट नहीं होना, ओआरएस पिए, वजन कम करें। क्यों? ताकि जॉइंट के ऊपर प्रेशर कम पड़े, इंपैक्ट कम पड़ेगा उस घुटने पे सपोर्ट करने के लिए। बाकी मसल्स को जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके ऊपर जो आपकी हैमस्ट्रिंग्स हैं, क्वाड्रिसेप्स हैं, ये सब क्यों कराते हैं? ओल्ड लोगों से मसल सपोर्टिव होंगे, हेल्दी होंगे, हाइपरट्रॉफी करेंगे इन अ गुड वे, तो जॉइंट के ऊपर इंपैक्ट कम पड़ेगा, पेन कम होगा। लिगामेंट्स ऑफ द जॉइंट, लिगामेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लिगामेंट भी वही काम कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक चीज को पकड़ के बैठे हैं। अगर वो चीज अंदर से डिजेनरेट कर रही है, तो बाहर वाले लिगामेंट्स को मैं जितना स्ट्रॉन्ग कर सकूंगी, उतनी मुझे वो डिजेनरेशन कम महसूस होगी, राइट? ब्लड सप्लाई ऑफ जॉइंट, जब भी ब्लड सप्लाई की बात करते हैं तो ये याद रखना कि एक पेरी आर्टिकुलर आर्टेरियल एनास्टोमोसिस बनता है। ये क्या है? बेसिकली जितनी भी वहां पे आर्टरीज आ रही होती है फ्रॉम द अपर रीजन और द लोअर रीजन, दे गिव tributaries near a joint to give a very rich blood supply. All these tributaries join with each other to create anastomosis. And always remember, articular cartilage is avascular. जॉइंट्स के जो आपकी जॉइंट के एंड सर्फेसेस की बोन्स की, उसके ऊपर जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है, वो हमेशा एवैस्कुलर होती है, उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये एक बायो क्वेश्चन है। हिल्टन्स लॉ क्या है? हिल्टन्स लॉ ये है कि द नर्व सप्लाइंग द जॉइंट also supply the muscles moving the joint. तो जो भी नर्व आपकी उस जॉइंट को सप्लाई कर रही है, नर्व सप्लाई दे रही है, उसके इर्द गिर्द जितने भी मसल्स उसे मूव कर रहे हैं, हिल्टन्स लॉ कहता है कि उस वही नर्व उसके इर्द गिर्द वाले मसल्स को सप्लाई करेंगे। ठीक है, एंड द स्किन ओवरलाइंग द जॉइंट, इट मेक्स सेंस कि वहां पे एक नर्व आ रही है तो कुदरत उसकी ट्रिब्यूटरी से वहां के मसल्स को भी सप्लाई दे दी है और ओवरलाइंग स्किन को भी दे दी है। इसकी रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप ये समझने की कोशिश करें कि नर्व कहां से आ रही है, कहां जा रही है, तो वो जहां जहां से गुजरती होती है उन मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, वहीं वो क्यूटेनियस ब्रांचेस के ऊपर वाली स्किन को सप्लाई कर रही होती है, और जब वो जॉइंट को पहुंचती है, जॉइंट को भी वही सप्लाई कर रही होती है। हिल्टन्स लॉ बस यही बोल रहा है, supplied by articular branches of adjacent nerves providing sensory feedback। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आपने उस एरिया का ऑपरेशन करना है, सर्जिकल इंसिजन देनी है, तो उसी एरिया की जगह को पेन कंट्रोल करने के लिए एनेस्थेटिक ब्लॉक दोगे ना, नहीं पता होगा तो कैसे दोगे? कॉमन जॉइंट इंजरीज एंड डिसीजेज, then how you go? Common joint injuries and diseases: dislocation or luxation, complete displacement of a joint surface, for example shoulder dislocation, पूरा पूरा Sub- शोल्डर इसमें डिसलोकेट हो जाता है। एक्स पे देखोगे तो लिटरली निकला होगा वो अपनी कैविटी में से। सबलक्सेशन पढ़ो। subluxation, partial displacement of joint surfaces, for example patellar subluxation, पैटेलर सबलक्सेशन क्या है? कि पैटेला आपकी
हैमस्ट्रिंग के अंदर जाके इंसर्ट करी थी नी के ऊपर, मैंने दिखाया था जिस टाइम पे मैंने पढ़ाया था। उसका क्या होता है कि पार्शियल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। इट्स वेरी कॉमन इन क्वाड्रिसेप्स टेंडनोपैथी, क्योंकि आपके जो क्वाड्रिसेप्स 4 मसल्स होते हैं ना, तरह ने कहा था भाई 5वां भी आ गया, हो सकता है आ गया, और इंसर्ट तो थी। ये जो आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं ये सारे पटेला के अंदर इंफ्यूज हुई होती है और वो इंसर्ट हुई होती है। उसकी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट से आपका ऊपर का जो पूरा टेंडन क्रिएट होता है ना, उसमें थाई में बहुत पेन होती है बाय द वे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बता चुकी हूँ, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कॉजिंग कार्टिलेज वेयर एंड पेन। Hip or knee arthritis, hip and knee osteoarthritis, very common in Pakistan. I've yet to find someone old who does not have this. अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस क्लास में एक टर्म्स ऑफ मूवमेंट है जो तुम लोग कह रहे हो तुम लोग को आती हैं, और दूसरा है बोन्स की क्लासिफिकेशन, वो जो हमने लॉन्ग बोन्स, शॉर्ट बोन्स, सेसेमॉइड बोन्स, एक्सेसरी बोन्स की थी। तो मैं 10 मिनट की ब्रेक दे देती हूँ, उसके बाद अगर कौन कौन से बच्चे हैं जो क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स भी करना चाहते हैं तो फिर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स करा देती हूँ। अनम्यूट करके मुझे बता दो। मैम अगर कोई क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स की तरफ वोट नहीं कर रहा तो मैं ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स एक बार देखना चाहूंगा, अगर आप करवा सकते हैं। वापस जाऊँ ब्लड सप्लाई? अच्छा, ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स तुम कह रहे हो कि बोन की ब्लड सप्लाई किस तरह होती है? नो, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स एक टॉपिक था उसमें। इस टाइम वो थोड़ा सा टफ है तो वो करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। जरा दोबारा बताओ, ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स मैंने क्या कराया था? वो रिजल्ट में नॉट नहीं है। जीए का है, इसमें नहीं था। नहीं, मैं किसी और प्रेजेंटेशन में देख रही हूँ। जी ये तो मैम। शेयर हो गया। मुझे याद है किस टॉपिक पे कराता हूँ। मैम वो जीए का टॉपिक है, इसमें नहीं, आपने नहीं पढ़ाया था वो? मैंने नहीं पढ़ा था, यस मैम। तो फिर मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं होगा, लेकिन मैं मैम तुम्हें उसमें पढ़ा सकती हूँ अगर मुश्किल लग रहा है सबको तो। थर्सडे की क्लास में करा सकती हूँ अगर टीचर ने पढ़ना है। ये जो हमारी रिमीडियल वाले बच्चे हैं वो कुछ बोलेंगे आप लोगों को किन किन चीजों में प्रॉब्लम हो रही है? पहला मैं मैम करा दूंगी लॉन्ग बोन्स की ब्लड सप्लाई अगली क्लास में प्रिपेयर करके। मैम एक Thank you. पॉइंट था प्राइमरी ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। प्राइमरी ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी ऑक्सीडेशन, ये भी मैं लिख रही हूँ, अगली दफा करा दूंगी। और कोई बच्चे बताएंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं? यस मैम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स तो कर लेंगे, लेकिन ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ नहीं आ रहे, आप वो करवा दें। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? ये प्राइमरी ऑसिफिकेशन, सेकेंडरी वाला, और एक है जो ब्लड सप्लाई ऑफ लॉन्ग बोन्स। हाँ ये तो मैंने लिख लिया है, ये मैं अगली क्लास में करा दूंगी। मेरे टॉपिक इनके प्रिपेयर्ड नहीं है ना। ये आपकी लॉन्ग बोन की ब्लड सप्लाई की पता कराऊंगी, लेकिन ये क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स है कि बोन्स की उनकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई, आपको सपोर्ट, मूवमेंट, प्रोटेक्शन, मिनरल स्टोरेज होती है, कैल्शियम फास्फोरस के लिए एनर्जी स्टोरेज होती है, लिपिड जिसके एडिपोज सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसीलिए जब बोन का फ्रैक्चर होता है ना तो फैट एम्बोलिज्म बहुत कॉमन होता है। क्यों फैट एम्बोलिज्म कॉमन होता है? क्योंकि बोन्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर लिपिड्स होते हैं। लिपिड इज लिटरली फैट। अब वो जो फ्रैक्चर होता है तो ये फैट आपकी ब्लड सिस्टम में चला जाता है, ये फैट जाके किसी आर्टरी में इंगॉर्ज होके आपको उस वक्त स्ट्रोक भी दे सकता है। तो बोन फ्रैक्चर के साथ जब स्ट्रोक होता है ना तो हमारा शक जाता है कि यार फैट एम्बोलिज्म हुआ है इस बंदे को। ठीक हो गया। टाइप ऑफ बोन्स, लॉन्ग बोन्स में आपके पास टिपिकल लॉन्ग बोन्स आ जाती है, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स आती हैं, शॉर्ट बोन्स हैं, फ्लैट बोन्स हैं, इरेगुलर बोन्स हैं, सेसमॉइड बोन्स हैं। जी सलाह। मैम आपने बताया कि जब बोन फ्रैक्चर होता है तो साथ में फैट एम्बोलिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो बिल्कुल जिस तरह ब्लड थिनर्स होते हैं, ब्लड थिनर से इसके चांसेस कम हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए जब भी हमारे पास हार्ट अटैक का पेशेंट आते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ढेर सारी एस्पायरिन खिला देते हैं उसको ताकि उसका क्लॉट डिसॉल्व हो सके जहां पे भी पड़ा है। ओके। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक काम करते हैं, अगली क्लास में मैं पीआर ट्रीटमेंट और फैट एम्बोलिज्म कराऊंगी। तुम लोग भी थोड़े से एक्साइटेड हो जाना, कुछ फन कर लेंगे। ओके, आगे चलते हैं। तुम सेसमॉइड बोन्स है जिसमें अदर वे की बोनें याद रखने की जरूरत है, वो है पटेला। और एक्सेसरी बोन्स हैं जो सब में नहीं होती, मैंने एक दफा समझाया था कि 60 to 70% ऑफ पॉपुलेशन में होती हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, उससे फिर उनको थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम हो जाता है। उनके एक्स्ट्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा का मतलब क्या है? ऊपर वाले एरिया में एक एक्स्ट्रा वर्टिब्रा है ना, तो पीछे से जो सर्वाइको एक्सिलरी कनाल आ रहा होता है ना, जो मैंने ट्रायंगल्स पढ़ाए थे, ये सबक्लेवियन आर्टरी आ रही होती है, फर्स्ट स्ट्रिप के बाद एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है, वो वाले सारे स्ट्रक्चर्स पास हो रहे होते हैं ना, वो सारे दबते हैं, प्रेशर फील होता है उनके ऊपर। ठीक है, मेरा कैमरा साथ नजर आ रहा है सबको? मैं 2 मिनट यस। के लिए भूल ही गई थी कि मैं कैमरे में भी हूँ। अच्छा जी। सुपरन्यूमेररी बोन्स, गॉर्मियन बोन्स, हेटेरोट्रोपिक बोन्स, ये थोड़ी अजीब सी बोन्स है जो हम आगे देखेंगे। लॉन्ग बोन्स कंसिस्ट ऑफ सिलिंड्रिकल इलॉन्गेटेड शाफ्ट। इस इलॉन्गेटेड शाफ्ट को हम क्या कहते हैं? डायाफिसिस। और नीचे से वो एक्सपैंड होती हैं, हाँ नीचे से वो एक्सपैंड होती हैं, एपिफिसिस बन जाती हैं। इनका काम क्या है? टू सपोर्ट वेट एंड फैसिलिटेट मूवमेंट। लॉन्ग बोन्स में टिपिकल बोन्स आ जाती है, मिनिएचर बोन्स आ जाती है। मिनिएचर कौन सी है? छोटी छोटी हाथ के अंदर है, उसके अंदर सिर्फ एक एपिफिसिस होती है, लेंथ छोटी सी होती है, ये मिनिएचर लॉन्ग बोन्स है। हाथ में जो हमारे पास सारी वो मेटाकार्पल्स है ना और फैलेंजेस है, ये सारी छोटी छोटी लॉन्ग बोन्स होती हैं। क्योंकि इसमें हेड भी होगा, एक्सपैंडेड टू एंड भी होंगे, शाफ्ट भी होगा, बट इतना छोटा होता है कि टिपिकल लॉन्ग बोन नहीं होती। टिपिकल लॉन्ग बोन कौन सी है? ह्यूमरस और फीमर, इनकी बहुत लंबी शाफ्ट होती है और एक्सपैंडेड एंड्स होते हैं। प्रॉक्सिमली इनका हेड होता है, डिस्टली आपके 2 कॉन्डाइल्स होते हैं। शॉर्ट बोन्स पे आ जाओ, बहुत कॉमन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जो टार्सस और कार्पल्स हैं इनको शॉर्ट बोन्स कहते हैं। ट्यूब शेप्ड होती है और जितनी वर्टिकली बड़ी होती है उतनी हॉरिजॉन्टली भी बड़ी होती है। फिर फ्लैट बोन्स पे आ जाते हैं, ये थिन कर्व्ड प्लेट्स होती हैं। इनमें ना एक बड़े मजे की स्पॉन्जी लेयर होती है, उसको डिप्लोई कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट बोन के अंदर फ्यूज हुई होती है। समझ आ रही है ये बात सबको? ये 2 लेयर्स हैं ऐसे करके, ये जो 2 लेयर्स है ना ये कॉम्पैक्ट बोन है और इसके अंदर क्या है? स्पॉन्जी लेयर है। अंदर वाली स्पॉन्जी लेयर को मैं क्या कहती हूँ? डिप्लोई। बोलो डिप्लॉय। डिप्लोई। डिप्लोई, ये ना वाइवा क्वेश्चन है, डिस्टिंक्शन लेनी है ना किसी को याद रखना।
ये फ्लैट बोन्स कर्व्ड होती हैं, दो कॉम्पैक्ट लेयर्स हैं और उनके बीच में एक स्पॉन्जी लेयर है, इसको हम कहते हैं डिप्लोई। काम क्या है इन कर्व्ड फ्लैट बोन्स का? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग देती है। कुछ कुछ एरियाज है तुम्हारे, जैसे तुम्हारी स्टर्नम है, पीछे क्या पड़ा है? लंग्स और हार्ट, इससे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कोई हो सकता है। क्रेनियल बोन्स क्यों कर्व्ड है? इसके अंदर क्या पड़ा है? ब्रेन। तो ये ऑर्गन इतने इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ये जो सारी रिब्स हैं, ये फ्लैट बोन्स है, कर्व्ड बोन्स है, इतनी इंपॉर्टेंट है, ये लंग्स को सपोर्ट कर रही है। ये ना होती ना तो हर ट्रॉमेटिक रोड एक्सीडेंट के अंदर सबको सबके फेफड़े खत्म हो चुके होते। तो रिब्स इंपैक्ट लेती हैं, फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन लंग्स कुछ नहीं होने देती। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चेस्ट ट्यूब ट्रेकियल इंट्यूबेशन करनी पड़ती है, कोई आप चेस्ट ट्यूब डाल देंगे, ड्रेन कर देंगे लंग के अंदर से, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फ्रैक्चर ड्रिल आपको जिंदा बचा लेती है। तो ये सारे प्रोटेक्शन एलिमेंट्स होते हैं आपके बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन के। ये कैपिला देखो, ये भी फ्लैट कर्व्ड बोन। आगे चलते हैं। Irregular bones. They have a complex and irregular shape and usually give off several processes. They're composed of spongy bone with a thin covering of compact bone. ये आपकी कौन कौन सी है? The name gives it away. Sacrum भी irregular है और vertebrae भी irregular है। इसके ऊपर भी processes निकले और sacrum के भी दूसरी साइड पे processes निकले। क्या है? Specialized bone for specialized function. Sacrum के अलावा कोई चीज complete कर सकती थी pelvic cavity को? नहीं। क्या vertebra के अलावा spinal cord को कोई चीज इस तरह protect कर सकती थी? नहीं, क्योंकि ये irregular है, इनके specialized functions है। ठीक है? न्यूमैटिक बोन्स, दे आल्सो इरेगुलर बोन्स, न्यूमैटिक बोन्स। इसको हम न्यूमैटिक क्यों कह रहे हैं? न्यूमा क्या होता है? न्यूमैटिक का मतलब होता है हवा से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हवा और फ्लूइड वाली जो साइनसेस है ना अंदर, उनके ऊपर ये बोन्स मौजूद होती हैं। दे बोन्स ऑफ द स्कल दैट कंटेन एयर फिल्ड साइनसेस और एयर सेल्स। और जब ये साइनसेस नजले जुकाम में, साइनसाइटिस में फ्लूइड से भर जाते हैं ना, तो तुम डॉक्टर को कहते हैं यहाँ बहुत दर्द हो रही है, प्रेशर फील हो रहा है, मैं यहाँ प्रेस करती हूँ, दर्द होती है, आंखों के पीछे दर्द हो रही है। ये क्या होता है? बेसिकली ये साइनसेस फ्लूइड से भर जाते हैं। तुम कहते हैं भाई आप स्टीम लें, एंटी एलर्जी लें, एसी से ड्राइनेस होती है, घर में ह्यूमिडिफायर रखें, पानी ढेर सारा पियो, स्टीम बाथ लो, उस सारे रेशे को हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इसके लिए हम पैरानेजल एक्सरे भी कराते हैं। एक्सरे होता है वो नीचे से इधर से वो प्लेट लेते हैं, तो वो एक्सरे होता है, तो ये सारी बोन्स उसमें नजर आती हैं। और जब ये बोन्स फ्लूइड से भरी होती है तो वो भी हाइपोएक्वाइट होकर नजर आता है आपके एक्सरे के अंदर। तो आप एक्सरे करा के दिखा सकते हो कि भाई तुम्हारी तो ना साइनसेस भरी नहीं है और तुम ये करो। ठीक है, एंड क्लिनिकली दे वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे बिकम फेवरेट साइट्स ऑफ इन्फेक्शन एज आई टोल्ड यू, नज़ला, जुकाम और रेशा। सेसमोइड बोन्स, बोनी नोड्यूल एम्बेडेड विद इन अ टेंडन और मसल इन द हैंड, फुट एंड नी। सबसे बड़ी बस ये याद रखना, पटेला, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेसमोइड बोन। ये टेंडन या मसल में एम्बेडेड होता है। अभी ऊपर नजर आ रहा है ये जो प्लांट का सेसमोइड है, ये बिल्कुल सेसमोइड सीड की तरह होता है। इसलिए कुदरत में एनाटॉमिस्ट ने इसका कुदरती जो एक फ्लेवर था वो बिल्कुल फ्लेवर है दिस शेप एंड स्ट्रक्चर। ओके, इट वाज जस्ट लाइक अ सेसमोइड सीड, सो दे कॉल दिस अ सेसमोइड बोन। नाउ वी हैव दिस, ये छोटी-छोटी गोल-गोल बोन्स नजर आ रही हैं, ये सेसमोइड बोन्स होती हैं। और एक मुश्किल सा इसको कहते हैं ऑस्टेगोनम, ऑस करके इन बोन का नाम होता है, कंफ्यूज मत होना। वो जो ऑस वाली बोन्स होती हैं वो ये छोटी-छोटी सेसमोइड बोन्स होती हैं। ये हर किसी में नहीं होती, ये 30-40% पॉपुलेशन में होंगी, बाकी में नहीं होंगी। मतलब नॉर्मल हाथ के जो मेटाकार्पल्स और फैलेंजेस है ना, उनके ऊपर ये गोल सी बस पड़ी है। ठीक है, और हर किसी में नहीं है, कुछ कुछ ब्रोको में होंगी, कुछ में नहीं होंगी। They generally act as a pulley providing a smooth surface for tendons to slide over and so enhance the tendon's ability to transmit forces, prevent trauma. Okay, sorry. Can you guys still see me and hear me? Yes, ma'am. Okay. लेकिन वो नहीं आ रही होगी ना, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही होगी, है ना? हो रही है मैम, शेयर हो रही है। कौन सी स्क्रीन नजर आ रही है? सेसमोइड बोन वो पटेला साथ शो हो रही है और जो दो एक्सरेज हैं वो शो हो रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड रुको। ये वाली शो हो रही है? अब एक्सेसरी शो हो रही है? यस मैम। ओके, वेरी गुड। पहला रीड करो। Accessory bones. Accessory bones are frequent anatomical variations of the skeletal system. They have a particularly high incidence around the foot and ankle. Supernumerary ossicles at the foot and ankle are often seen as incidental findings on radiographs taken for Taken other for purposes. other purposes. पढ़ते जाएं। Although they are mostly asymptomatic, they can be a source of pain or other pathologies. हाँ जी, Supernumerary bones, Vermian bones, and heterotrophic bones. ये खास किस्म की बोन्स होती हैं और फुट और एंकल में बहुत कॉमन होती हैं। दे ऑफन सीन एज इन्सिडेंटल फाइंडिंग। वो अकेले बैठे कुछ इतना खास नहीं करी होती हैं, आप किसी और वजह से एक्सरे करा रहे होते हो, तो आप ये नॉर्मली देखो, ये नॉर्मल नेविकुलर है। हम स्कैफ उसको नेविकुलर का एक और नाम भी होता है, मैं भूल गई हूँ। नॉर्मली आपकी ये नेविकुलर है, मैं बताती हूँ उसका दूसरा बोन नाम क्या कौन सा है। तो मुझे बताएगा गूगल करके नेविकुलर बोन, क्योंकि मैंने दूसरा नाम सबको पढ़ाया था, नेविकुलर बोन आल्सो नोन एज स्कैफोइड बोन, द बोट बोन। ठीक है, तो आपकी जो स्कैफोइड होती है ना, उसके ऊपर ये एक्सेसरी बोन्स आपको कभी-कभी मिल जाती है। इनका कोई खास काम नहीं होता, बस पड़ी होती है, इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। किसी और वजह से आप एक्सरे कराते हैं, निकालते हैं, तो आप देखते हैं कि इसमें तो एक्सेसरी बोन। सुपरन्यूमररी बोन, इसमें कौन-कौन सी? सुपरन्यूमररी, वर्मिन और हेटरोटोपिक। सुपरन्यूमररी कौन सी है? डेवलप फ्रॉम एडिशनल ऑसिफिकेशन सेंटर्स दैट फेल टू फ्यूज विद द मेन बोन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। याद है हमने पढ़ा था बोन के अंदर ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं। ऑसिफिकेशन सेंटर्स है ना, एज ऑफ नाउ इतना याद रखो कि ऑसिफिकेशन सेंटर्स मैच्योरिटी सेंटर्स हैं। बोन ने किसी तरह बनना है ना, जब आप प्लास्टिक Yes, ma'am. मशीन निकालते हो तो आप उसको गूंथते हो, थोड़ा पानी डालते हो, सॉफ्ट करते हो, फिर हवा में रख देते हो, कुछ स्टैचू बना के, और फिर वो हार्ड हो जाता है। तो बोन भी किसी चीज से बन रही है ना, तो बोन जब वाइफाई से मैच्योर हो रही है, तो कुछ कुछ सर्कल होते हैं, सेंटर्स होते हैं उस बोन के अंदर, जहाँ पे ऑसिफिकेशन होती है। क्या होती है? मैच्योरेशन होती है।
जब ये मैचुरेशन बाकी बोन से कंप्लीटली अटैच्ड नहीं होती, कभी कभी दूर बैठ जाती है, तो ये ऑस बनाती है। ऑस यूनिफॉर्म पे बैठी है, ऑस सुप्रा नाविकुलर पे बैठी है, ऑस पेरोनियम अगर पेरोनियम टेंडन के पास बैठी है तो उसको ऑस कहते हैं। लेकिन असल में सिर्फ सुपर न्यूमेरल की बोन्स है जो कि एडिशनल ऑसिफिकेशन सेंटर से जो बाकी मेन बोन से डेवलपमेंट में फ्यूज नहीं हो पाए। ठीक है, Bornean bones go by the names of accessory bones of the skull. इसमें intrasutural bones होती हैं. They form from additional and separate centers of ossification of the cranium, located near or in the cranial sutures that leads to extra isolated bone segments in the cranium. These small accessory bones tend to vary in size and also tend to be irregular in shape. Heterotrophic bones कौन सी होती है? It's the formation of bone in atypical मतलब not normal extraskeletal tissues मतलब मसल के बाहर skeletal tissues के बाहर extra tissue है. Following a neurological injury. By neurological they're not saying दिमाग पे गिरे, they mean कोई आपकी nerve type injury है, तो post surgical complication हुई है. Patients typically present with painless loss of motion of the affected joint. ये देखो, ये आपकी बोन हो सकता है यहाँ की कोई सर्जरी हुई हो और उस बोन ने इस तरह से अपने आप को फैला के बना लिया, उससे क्या होगा? नॉर्मल मूवमेंट अफेक्ट होगी, दर्द नहीं होगी, लेकिन मोशन नहीं, मतलब मोशन का मतलब है मूवमेंट नहीं हो पाती उस बोन की नॉर्मली। ये देखो, इस पे भी ऐसे होता है। इसको हम हेट्रोट्रोपिक बोन्स कहते हैं। इसमें जो बोन सेल्स होते हैं ना, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स, वो ढेर सारे यहाँ पे आएंगे और एक खास किस्म की एक्स्ट्रा बोन बना लेंगे। ठीक है, दर्द नहीं होगी, लेकिन वो बंदा वो वाली अफेक्टेड जॉइंट की मूवमेंट उस तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया? अब हम आ जाते हैं मैम, फीचर्स ऑफ जी बेटे। मैम वो जो ये है हिटोटोपिक बोन्स है ना, तो ये एज के साथ साथ हो सकती है? जो एज के साथ होती है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोफिटिक बोन्स। वो बिल्कुल ऐसी नजर आती है। आर्थराइटिस में होती है। बहुत सारी अपनी मदर्स को देखोगे या फादर्स को देखोगे तो हील के पीछे स्पर्स बन जाते हैं। घुटनों का एक्सरे कराओगे तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोन मिलेगी जॉइंट के इर्द गिर्द। बिल्कुल वैसे वो भी हेटरोटोपिक बोन की तरह ही नजर आती है। समझ आई? अच्छा जी, अभी मेरे टॉपिक को खत्म हो गए हैं और क्या करना है तुम लोगों ने, क्या करना है अभी? प्रॉक्सिमल है, सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर है, वो डिस्टल है। कोई चीज एक दूसरे से कह रहे हैं दिस इज प्रॉक्सिमल, दिस इज डिस्टल, मतलब अगर मैं अपनी सेंटर ऑफ द बॉडी को देखूं तो वो करीब आएगी मुझसे और सेंटर ऑफ द बॉडी से दूर जाएगी तो डिस्टल। जो आपकी स्टमक या बेली साइड पे चीजें होती हैं वो एंटीरियर प्रेजेंट होती है, उसको हम वेंट्रल भी कहते हैं। और जो पोस्टीरियर साइड पे होती है वो डॉर्सली प्रेजेंट होती है। जो बैक साइड पे प्रेजेंट होती है उनको हम डॉर्सल कहते हैं। सेफेलिक क्या है? जो सर के पास है, और कॉर्डल क्या है? जो पेल्विक कैविटी के पास है। ये टर्म्स हैं। Anatomical position क्या है? It's a standard reference posture used in anatomy to ensure consistency when describing body structures and their location. जैसे forensic science में बताते हैं, forensic science में भाई body was found dead in which position? कैसे समझाएं वो लोग कि body किस तरह पोजीशन थी जब उनको डेड बॉडी मिली? तो उस तरह बताते हैं कि was the body standing upright, was the head facing forward, were the arms at the side of the body, were the palms facing forward in a supinated position, or were they pronated, facing backward in a pronated position? Were the legs straight and together? Were the feet flat on the ground? Because if the body is standing upright, if the head is facing forward, the arms are at the sides of the body, the palms are facing forward in a supinated position, and the legs are straight and together, and the feet are flat on the ground. All these 6 points will make it into the anatomical position of the body, the standard reference posture. Okay? Flexion. Flexion, as I told you, आपका angle reduce होता है, but when we talk about the flexion of the knee, the angle is almost the same for extension and flexion. But actually, flexion is when the angle is reducing, but the body is coming towards it. Which side? Ventral side. तो जब हम टांग की बात करते हैं तो वेंट्रल डॉर्सल लेग का उल्टा हो जाता है, क्योंकि बॉडी में जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो वो ट्विस्टिंग मूवमेंट, जब वो ट्विस्ट होते हैं उसके लिम्स, तो उल्टी आपका जो वेंट्रल ऑफ द लेग इज ऑन द बैक साइड, हालांकि इट शुड बी ऑन द फ्रंट साइड, राइट, लेकिन उल्टा है, बैक साइड पे है, और वेंट्रल ऑफ द लेग, डॉर्सल ऑफ द leg is in the front side, and that allows for our foot to have a whitish skin on the lower aspect. अगर पैर को देखो तो जो पैर का ऊपर वाला पार्ट है वो डार्क ब्राउन है और नीचे वाला बिल्कुल व्हाइट है। ये हुआ इसलिए क्योंकि बॉडी ने लेग वाले पार्ट पे अपने आप को रोटेट किया। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है सबको? Extension, as I told you, वो angle increase होगा. Extension means the straightening motion in which the angle between two bones is increased. This is not always the case. Essentially, extension means the movement is towards the dorsal side of the body, and flexion means that movement is towards the ventral or belly side of the body. But I've explained you how this is different for the leg part. Now you can see the elbow forearm where the angle between the forearm and arm increases as Allah moves away from the humerus bone, and this is the same thing for extension. शोल्डर आर्म की बात करें, एंगल एट द ह्यूमरस ऑफ आर्म एंड कैपिला बोन डिक्रीजेस एज आर्म्स मूव एंटीरियरली, और एक्सटेंशन में देखो तो वो एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रिस्ट हैंड की एक्सटेंशन नजर आ रही है इसमें, एंगल एट द पाम ऑफ हैंड एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द फोरआर्म इंक्रीजेस इन द एक्सटेंशन एंड इन फ्लेक्शन इट डिक्रीजेस। फिंगर डिजिट की एक्सटेंशन दिखाई है, एंगल बिटवीन डिजिट्स टू एंड पाम इंक्रीजेस एंड देन इन फ्लेक्शन इट डिक्रीजेस। दीस आर द इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स, हम इसमें फ्लेक्शन देख रहे हैं। अब देखो थंब की बात हो रही है,
थंब की मूवमेंट में भी एक्सटेंशन होती है। सबको मेरा कैमरा नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है, सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? Yes, मैम ma'am. आपका अपना कैमरा ऑफ है, मेरा कैमरा ऑफ है, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? स्क्रीन नजर कैमरा मैंने ऑन कर लिया। चलो, थंब की बात जब हो रही है तो थंब में भी आपका जब एंगल उसका इंक्रीज हो रहा है इंटरफेरेंशियल जॉइंट के साथ, पाम और इंटरफेरेंशियल जॉइंट के साथ कंपेयर करो, ठीक है। जब एंगल कम हो रहा है हम उसको फ्लेक्शन कहते हैं, जब बढ़ रहा है उसको एक्सटेंशन कहते हैं। इसके और भी नाम है, आगे आएंगे। आगे चलते हैं। ये हिप और थाई की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है। ये नी और लेग की एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है। ये टो की हैलिक कहते हैं, टो को, उसकी फ्लेक्शन है। स्पाइन की एक्सटेंशन है। देखो आगे फ्लेक्शन हो रही है, उसमें एंगल बिटवीन द स्पाइन और जो हिप है उसमें कम हो रहा है तो फ्लेक्शन है। जब भी बंदा पीछे जाएगा तो स्पाइन एक्सटेंड होगी। अब गर्दन को देखो, जब गर्दन पीछे जाती है तो आगे से एंगल बढ़ता है, वो एक्सटेंशन है। आगे आती है तो अगर मैं आगे से देखूँ तो एंगल कम हो रहा है, राइट, वो फ्लेक्शन है। बिल्कुल इसी तरह लैटरल स्पाइन एक्सटेंशन है। मूवमेंट अबाउट मे बी कॉल्ड एक्सटेंशन और हाइपर एक्सटेंशन। अच्छा, कभी हम एक्सटेंशन जब बोल रहे हैं और वो अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है तो उसकी दो मूवमेंट्स है, एक अवे और एक उससे भी ज्यादा अवे। तो कुछ एनाटॉमिस्ट जो उसकी परफेक्ट एक्सटेंशन पोजीशन है उसको हाइपर एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। हेड की बात कर लेते हैं हम, इसमें भी एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है। हैंड की बात कर लेते हैं, उसमें भी एक्सटेंशन फ्लेक्शन है। आर्म में फ्लेक्शन एक्सटेंशन है। एडक्शन, एडक्शन हमेशा इस तरह याद रखो, एडक्शन इज ब्रिंगिंग समथिंग बैक टू योर बॉडी, so you're adding your arm back to the midline। इस तरह सोच सकते हो। abducting कहते हैं किडनैपिंग को, राइट। So if you're taking your arm away from the body, you're sort of kidnapping your hand away from the midline। तो उसे आप abduction याद रख सकते हो। abduction क्या है? Movement of a structure away from the midline reference point, and adduction is adding that back to the midline reference point। So we have the arm abduction, adduction, the leg abduction, adduction। फिंगर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं अपनी फिंगर्स की बात करूं तो ये क्या है? हाइपर एक्सटेंशन। ये क्या है? एक्सटेंशन। और ये क्या है? फ्लेक्शन। अगर मैं यूं हाथ रख लूं तो मेरी जो मिडिल फिंगर है वो मिड पॉइंट रेफरेंस पॉइंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है? तू बताएगा, ये जो मैं दूर जा रही हूँ ये क्या है? एबडक्शन, हाँ, और वापस आ रही हूँ ये क्या है? एडक्शन। एडक्शन। तो ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये रेफरेंस पॉइंट है, ये बताती है कि ये मैं एबडक्शन कर रही हूँ या एडक्शन कर रही हूँ। तो बताओ इसके साथ मैं क्या करूंगी? ये जब इधर जा रही है तो इसको, इस मूवमेंट को मैं क्या कहूंगी? ये एबडक्शन एडक्शन तो नहीं हो सकती, ये तो खुद इसका मिड लाइन रेफरेंस पॉइंट है। तो इसको क्या कहूंगी मैं? तो बताएगा मुझे। मैं एक बार फिर देखें। ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ये बता रहा है कि ये एबडक्शन है, ये एडक्शन है। तो ये क्या है? ये मीडियल और लैटरल वो था, हाँ, डेविएशन। आप मीडियल और लैटरल डिविएशन भी कह सकते हैं, रेडियल और अल्नर डिविएशन भी कह सकते हैं। एक्सेलेंट अल्लाह। उसके बाद एडक्शन ऑफ आर्म्स, वही एबडक्शन एडक्शन, मूविंग अवे फ्रॉम द मिड लाइन, कमिंग बैक। फिंगर्स का मैं बता चुकी हूँ। Medial abduction of third digit, lateral abduction of third digit, as Talha just said. Very good. Thumb adduction in anterior motion, thumb adds back to give you adduction. So this is abduction for thumb and this is adduction. When you're adding it back, it's adduction. When you're taking it away, it's abduction. Wrist की बात करते हैं, अगेन मिडलाइन के करीब जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ये रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन भी है, ठीक है। ये अल्नर डेविएशन है, ये रेडियल डेविएशन। थाई की बात करते हैं, वेरी इजी अबडक्शन एडक्शन। टो का भी एग्जैक्टली वही है, जो सेकंड डिजिट है वो आपकी मिडलाइन रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो जब आप मीडियल अबडक्शन ऑफ सेकंड टो की बात, पहले आप ये देखो कि आप ऐड बैक कर रहे हैं और यहाँ पे भी आप ऐड बैक ही कर रहे हैं, अबडक्शन नहीं दिखाई, दोनों में एडक्शन ही दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो सेकंड टो की बात करें, बिल्कुल जिस तरह मिडिल फिंगर की हमने बात की थी, ये सेकंड टो की बात करें कि ये इसकी मीडियल अबडक्शन है और ये इसकी लैटरल एबडक्शन, ठीक हो गया। ये मैंने सर्कमडक्शन के लिए डाला था, फैबिया याद रखना। कहाँ से शुरू होता है? फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन। या यहाँ से शुरू, यहाँ से फ्लेक्शन से शुरू करो और यहाँ पे सर्कल बनाओ। फ्लेक्शन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटेंशन, ठीक है। कोई बच्चा सर्कमडक्शन पढ़ेगा? रूबा उस्मान, रीड करो। An angular movement that blends the motion of flexion and abduction, extension and adduction to create a circular or conical motion. Circumduction is equal to circle, think circular or conical movement of a surface. Mnemonic for movement, फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन। ये शोल्डर जॉइंट की दिखाई हुई है यहाँ पे उसने हिप जॉइंट की सर्कमडक्शन दिखाई हुई है, वो दिखा पा तो नहीं रहा, वीडियो नहीं है, मैं वो दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकंड अक्षर मैंने कहा था ना थंब की, थंब का जॉइंट कौन सा था, कोई मुझे बताएगा? थंब का कार्टल मेटाकार्टल जॉइंट कौन सा था? सैडल। एक्सीलेंट चला, ये तो चला है क्लास में, आगे पता लग रहा है। सर्कमडक्शन ऑफ एंकल जॉइंट, टोज,
ये ज़ैनब डार आप इसमें कंफ्यूज हो रही थी, याद है? आप कह रही थी कि नहीं एल्बो तो बाय एक्सियल है। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो एल्बो जब अंदर और बाहर जा रहा है तो ये आर्म, ये देखो यहाँ पे कि ह्यूमरस अंदर जा रही है तो मीडियल रोटेशन हो रही है, ह्यूमरस बाहर जा रही है तो लैटरल रोटेशन हो रही है। ज़ैनब को समझ आ रही है ये बात? Yes, ma'am. All. तो ये रोटेटरी मूवमेंट है, जिस तरह स्क्रू रोटेट करते हैं। ठीक है, रोटेशन कहाँ कहाँ होती है? हेड में, वर्टिब्रल कॉलम में और अपर एंड लोअर लिम्स में। ये लैटरल रोटेशन ऑफ द हेड टू द राइट, लैटरल रोटेशन ऑफ हेड टू द लेफ्ट, वर्टिब्रल कॉलम के रोटेट टू द लेफ्ट और राइट। Medial rotation of the trunk occurs as it moves towards the anatomical position. Medial rotation occurs as the anterior surface of the head returns towards the anatomical position. Medial internal rotation of the arm, external rotation of the arm, lateral external rotation of thigh, medial internal rotation of thigh. हमेशा ऊपर वाले पार्ट को देखो। लैटरली मतलब एक्सटर्नल रोटेट कर रहा है, मीडियली मतलब इंटरनल रोटेट कर रहा है। जो उसका वेंट्रल पार्ट है ना थाई का, उससे आप चेक कर सकते हैं ये एक्सटर्नल जा रहा है, इंटरनल जा रहा है। अगर ये चेक करना है तो आप देखो वो लैटरल जा रहा है या मीडियल जा रहा है। डॉर्सी फ्लेक्शन मतलब पैर को आप ऊपर कर रहे हैं। भैया इसको डॉर्सी फ्लेक्शन डॉर्सल साइड पे क्यों कह रहे हैं? ये तो ऊपर हमारे पास आ रहा है, इसको डॉर्सी तो नहीं होना चाहिए। कि डॉर्सी फ्लेक्शन इसलिए क्योंकि लोअर लिम्ब रोटेट हुआ था जब बच्चा पैदा होकर, अपनी लिम्स की रोटेशन हो रही थी इसकी, इसलिए पैर की साइड उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये डॉर्सी फ्लेक्शन ऊपर है और प्लांटर फ्लेक्शन नीचे है। डॉर्सल मतलब बैक और अपर साइड, डॉर्सल साइड ऑफ द फुट, या फिर अपनी एक इससे याद रख सकते हो डॉल्फिन के फिन से। डॉर्सल का फिन जो है वो डॉर्सल साइड पे होता है ना, उसकी बैक साइड पे होता है, तो इसे तुम डॉर्सी फ्लेक्शन याद रख सकते हो। और प्लांटर वर्ड से याद रख सकते हो कि प्लांटर साइड नीचे है तो प्लांटर फासाइटिस नीचे होता है। ये डॉर्सी फ्लेक्शन है, ये प्लांटर फ्लेक्शन है। डॉर्सी फ्लेक्शन में एंगल कम हो रहा है और प्लांटर फ्लेक्शन में एंगल ज्यादा हो रहा है, विच इज वियर्ड, बट हम दोनों को फ्लेक्शन ही कहते हैं। ठीक है, रिमेंबर द फ्लेक्शन एंगल्स डू नॉट कंप्लीटली फिट द फुट मूवमेंट्स। प्लांटर फ्लेक्शन हेल्प्स यू स्टैंड ऑन योर टोज एंड वॉक इन एनी डायरेक्शन। ट्रंक को देखते हैं, फ्लेक्शन आगे की तरफ झुक रहे हैं, एक्सटेंशन पीछे की तरफ जा रहे हैं। Motions of the thumb. The motions of the thumb are complex and are often difficult to visualize as multiple joints and planes are involved. लेकिन अभी हम देखते हैं। तो बेसिकली जब आप एक हाथ अपना देखते होते हो, तो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। अगर मैं अपने हाथ को अपनी पिंकी फिंगर और थंब को टच करी हूँ तो ये क्या है? ऑपोजिशन, और ये क्या है? रिपोजिशन। ऑपोजिशन, रिपोजिशन। ठीक हो गया? Again, you can see this is also opposition, this is reposition. I can even do this with my first digit. Opposition, reposition. O for opposition. This is also O for opposition, right? And when the thumb goes back, it becomes reposition. तो thumb की कौन कौन सी मूवमेंट है? ऑपोजिशन, रिपोजिशन हो गई, ये एडक्शन थी, ठीक है, और ये क्या थी? एबडक्शन। एडक्शन, एबडक्शन, ठीक है। एक और मूवमेंट है ये वाली, अभी हम मैम इसको भी आपके देखेंगे। कैमरे में हाथ शो नहीं हो रहा, थोड़ा साइड पे हाथ आए, शो नहीं हो रहा, थोड़ा साइड पे। अब हो रहा है? यस मैम, अब राइट, ठीक है। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सी मूवमेंट है? सर्कमडक्शन। सर्कमडक्शन, ठीक है। ये एबडक्शन, ये एडक्शन, ये ऑपोजिशन, ये रिपोजिशन, ठीक है। आगे दोबारा थंब की आसान आएंगी। प्रोनेशन और सुपिनेशन, ठीक है। प्रोनेशन क्या है? प्रोनेशन रेडियस रोटेट ओवर दी अल्ना, एंड सुपिनेशन रेडियस एंड अल्ना आर पैरेलल। तो ये मैं इस तरह से हाथ बिल्कुल नीचे रखा हुआ है, अगर मैं इस तरह से हाथ को नीचे रखूं, मतलब अपनी साइड पे लाई कर दूं, तो वो क्या होगा? सुपिनेशन। लेकिन अगर मैं इसको यूं करती हूँ तो ये क्या है? प्रोनेशन। हमेशा याद रखना, यू प्रोनेट टू पिक प्रोड्यूस। मैं कुछ जो उठा रही हूँ, मैं उसको पिक कर रही हूँ, तो ये प्रोनेशन है। बट सूप इज फॉर बेगर्स, राइट? तो एस से याद रखना, सूप इज फॉर बेगर्स। तो अगर बेगर्स हाथ ऐसे रख के मांगते हैं ना, दिस इज सुपिनेशन एंड दिस इज प्रोनेशन। यू पिक प्रोड्यूस, पिकिंग प्रोड्यूस, मतलब कोई भी सेब वगैरह उठाने के लिए, ठीक है। So you pronate to pick something and you supinate for begging soup. Now inversion, eversion. Inversion, moving the foot towards the side of the midline of the body, and eversion is moving it away from the midline of the body. ठीक है, ये inversion है और ये eversion है. Protraction and retraction of the mandible. Mandible को मैं आगे करूंगी तो क्या है? Protraction, और पीछे करूंगी तो retraction. जो हम सेल्फीज वाले पाउच बनाते हैं उसको हम आगे देखते हैं, लिप्स की प्रोट्रूजन होती है वो। ये मैंडिबल की प्रोट्रूजन है, ये लिप्स की प्रोट्रूजन है, और टंग की भी प्रोट्रूजन और प्रोट्रूजन होती है, ठीक है। उसको पीछे लेके जाना। एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल, तो मैंडिबल की प्रोट्रैक्शन है, रिट्रैक्शन है, उसको आप ऊपर लेके जाएंगे एलिवेशन है, नीचे लेके जाएंगे डिप्रेशन। जस्ट लाइक ए पीक एलिवेशन ऑफ द माउंटेन और द एलिवेटर गोइंग अप, ठीक है। डिप्रेशन मेक्स यू फील डाउन, राइट? सो योर मैंडिबल गोइंग डाउन इज डिप्रेशन ऑफ द मैंडिबल। कैपिला, कैपिला में भी आपके पास एलिवेशन और डिप्रेशन होती है, ठीक है। कैपिला एलिवेट होता है, डिप्रेस होता है, या हम उसको कहते हैं रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन।
मैंडिबल की एलिवेशन डिप्रेशन हमने पढ़ ली, ये स्कैपुला की डिप्रेशन और एलिवेशन, देखो ये नीचे आ रहा है डिप्रेशन, ऊपर आ रहा है एलिवेशन, और ये प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन क्या है कि वो एंटीरियर लैटरली जा रहा है और पोस्टीरियर मीडियली जा रहा है, तो वो रिट्रैक्शन। इसमें नजर आ रहा है सबको अच्छे से? व्हेन यू रीच बैक यू रिट्रैक्ट एंड व्हेन यू पंच यू प्रोट्रैक्ट, ठीक हो गया। और मेजर एक्शन एंटीरियर का होता है स्कैपुला प्रोट्रैक्शन, ठीक है। ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व से सप्लाई होता है, अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व की इंजरी हो जाए तो आपको विंगिंग ऑफ स्कैपुला मिलता है, क्योंकि मेन काम जो है ना सेरेटस एंटीरियर का वो स्कैपुला प्रोट्रैक्शन, ठीक हो गया। Okay, guys, this ends here. It's 12:59. You guys are done. I think आज की क्लास में से मेरे पास थोड़ी सी सुबैबा, ज़ैनब, तलहा की बातें थी, बाकी मे बी उरूबा, but I would like you guys to let me know in the WhatsApp ग्रुप के कौन से टॉपिक्स करने हैं अगली दफा के, वरना अगली दफा का एक्चुअल टॉपिक जो है वो रिविजन ऑफ बोन्स है, ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन है अभी किसी को? एवरीवनस गुड? मेरे पास अटेंडेंस रिमीडियल वालों में से रोहा की है, अरूबा उस्मान की है, ज़ैनब दार की है, हसन कामरान और एहसन बल्कि। Have I missed anyone? Okay, thank you guys. Take care. Bye. अच्छा जी, टर्म्स फॉर रिवीजन। सुपीरियर, इंफीरियर, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। कोई चीज मिड लाइन के करीब है वो मीडियल है, मिड लाइन से दूर है वो लैटरल है। कोई चीज आपके सेंटर ऑफ द बॉडी के पास है वो